बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते वो लोग टीचर बन जाते हैं। तो आज जो हम लोग टीचिंग में मिस्टेक कर रहे हैं वो हमको 100-150 साल बाद पता चलेगा कि व्हाट वी डिड रॉन्ग। सो अब तो मुझे ऐसा लगता है टीचर ज्यादा डरे हुए होते हैं कि अगर हमने गलती से मार दिया तो कहीं किसी ने कंप्लेन करी तो हमारी जॉब ना चली जाए। जहां तक मुझे पता है कि अमेरिका में क्यों होता था कि रिसेंटली देखो वहाँ स्कूलों में शूट आउट्स होते थे। किसी की किस्मत में लिखा होता है कि वो कभी पढ़ नहीं पाएगा या मतलब उसको एजुकेशन नहीं मिलेगा या फिर उसके हाथों की लकीरें में एजुकेशन नहीं। आप इसमें बिलीव करते हैं? कोई पेरेंट्स क्या रहते हैं कि ब्लेम करना जानते हैं बट खुद के ऊपर लेना नहीं जानते। हमारी पॉडकास्ट सीरीज के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगा जिनकी मुंबई के अंदर 2 स्कूल्स है और वो एज ए प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। उनका नाम है शशिकांत पांडे। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट बात करते हैं शशिकांत जी से। वैसे तो मैंने आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को दे ही दिया है, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को अपने बारे में थोड़ा बहुत बताइए। मेरा नाम शशिकांत पांडे है और मैं 2 स्कूल्स हम लोग मैनेज करते हैं, एक अंधेरी में और एक नायगांव में, विच इज इन मुंबई सबर्ब। और हमारे टोटल स्कूल में मोर देन 2500 स्टूडेंट स्टडी करते हैं। अच्छा। और मेरा क्वालिफिकेशन जो है MSc हूँ मैं, और उसके बाद में मैंने B.Ed किया हुआ है 2014 में। सो आपने MSc कंप्लीट करने के बाद में डायरेक्टली पढ़ाना शुरू किया या फिर नहीं सर, मेरा एक्चुअली कैसा है कि MSc मैंने माइक्रोबायोलॉजी लाइफ साइंस से किया हुआ था। अच्छा। तो इनिशियली तो मैं एक्चुअली SGS इंडिया करके एक जो मल्टीनेशनल कंपनी है, अच्छा। तो वहाँ मैंने 1 ईयर एज ए माइक्रोबायोलॉजी जॉब किया था। ओके। बट चूंकि मैं जब भी अपना पढ़ाई स्टडी कर रहा था, इवन जब भी BSc और मैं MSc कर रहा था, तभी से मैं एक ऐसा पार्ट टाइम में बच्चों को ट्यूशंस प्रोवाइड करता था। और मेरा कैसा फैमिली बैकग्राउंड भी, जैसे मेरे पापा भी टीचिंग में थे और मेरे एल्डर ब्रदर भी टीचिंग में थे। अच्छा। और हमारा ऑलरेडी अंधेरी का स्कूल तभी चल रहा था, तो मैं एक्चुअली कॉर्पोरेट जॉब में वो मिस कर रहा था। अच्छा। जो एक स्कूल लाइफ रहती है। Okay. तो आई वॉज नॉट गेटिंग केक, सो दैट्स वाई आफ्टर मैंने जब MSc करने के बाद जॉब मैंने छोड़ा, उसके बाद मैंने B.Ed किया, क्योंकि क्या है कि B.Ed कैसा एक मैंडेटरी है टीचिंग में। तो मैंने करके फिर मैं अपना फुल टाइम टीचिंग में आया। तब से मैं अपना रेगुलर अपने स्कूल में मैं एज ए 2013 से मैं साइंस टीचर के रोल पे था। अच्छा। देन आफ्टर फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड आई टुक प्रिंसिपल रोल। जब भी कोई बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो वो चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा और डॉक्टर बनूंगा। मैंने बहुत ही कम बच्चों को ऐसा देखा जो बचपन से ऐसा डिसाइड करते हैं कि मैं टीचर बनूंगा। तो क्या आपका भी बचपन से ऐसा था कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ या एजुकेशन लाइन में अपना करियर परस्यू करना चाहता हूँ? सर एक्चुअली कैसा, मैं 10th स्टैंडर्ड तक तो मेरा कुछ ऐसा गोल नहीं था, बट जब 11th-12th में आया तो मेरे एक मुन्ना यादव सर करके थे, मैं उनके कोचिंग में जाता था पढ़ाने। अच्छा। तो उनकी टीचिंग स्टाइल से मैं काफी इन्फ्लुएंस हुआ था। मतलब ऐसा वो कैसे, मतलब क्या पढ़ाते थे? उनका थोड़ा अलग इन्फ्लुएंस था वो। अच्छा। तो मेरे को एक्चुअली मैथ से बहुत थोड़ा डर लगता था, तो उनसे मैं काफी इन्फ्लुएंस हुआ। अच्छा। और तब तक हमारा स्कूल भी स्टार्ट हो गया था। अच्छा। तो ये कब हुआ था स्टार्ट? हमारा स्कूल तो एक्चुअली 2006 में ही था, स्टार्ट हुआ था। बट तब तक मेरा प्लानिंग था कि मैं ठीक है मैं दूसरे रोल्स में जाऊंगा, इंजीनियरिंग तक मेरा एक्चुअली प्लानिंग था इंजीनियरिंग में करने के लिए। बट बाद में मैं देखा उनसे काफी इन्फ्लुएंस होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, टीचिंग में मुझे करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हम लोग भी एज ए स्टूडेंट हम भी बहुत इंजॉय करते थे, हमारे वो प्रोफेसर वो भी हमारे साथ बहुत इंजॉय करते थे। अच्छा। तो वो मैंने करियर ऑप्शन चूज किया। बट आफ्टर जैसे 12th स्टैंडर्ड के बाद मैंने इंजीनियरिंग के लिए सोचा मैं करने के लिए। मुझे थोड़ा घर वाले लोग ने बोला कि चलो सब लोग टीचिंग में, आप एटलीस्ट थोड़ा दूसरा करियर ऑप्शन चूज करिए। मैं एक्चुअली अपना जो स्कूल लाइफ था वो थोड़ा मिस कर रहा था, जो बच्चों के साथ, क्योंकि मैं आपको बताया कि मैं ऑलरेडी बच्चों को पढ़ाता था 12th स्टैंडर्ड में, और जब भी मैं अपना BSc करता था फिर भी फॉर पॉकेट मनी आई वॉज टीचिंग। तो आई वॉज मिसिंग दैट किक। तो इसीलिए मैंने फिर अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के मैंने अपना B.Ed किया। मैं वापस से आई केम बैक टू स्कूल लाइफ एंड देन मैं काफी अच्छा फील करता हूँ जब से मैं टीचिंग में हूँ। सो आपने बताया आपकी 2 स्कूल है, एक अंधेरी में और दूसरी नायगांव में। सो जो अंधेरी वाली स्कूल है वो कितने साल पुरानी है और नायगांव वाली? सर एक्चुअली हमने 2000 देखा जाए तो 2004 में हम लोग वहाँ कोचिंग क्लासेस चलाते थे अंधेरी में। हाँ। अच्छा। अंधेरी में वो एकदम स्लम एरिया में है। तो वहाँ स्कूल का एक रिक्वायरमेंट था और स्पेसिफिकली वहाँ एक स्कूल थी ऑलरेडी, बट वो दैट वाज इन हिंदी मीडियम। ओके। और पेरेंट्स लोगों को इंग्लिश मीडियम का नीड था। तो हमने 2006 में वहाँ द मॉडर्न इंग्लिश हाई स्कूल के नाम पे स्टार्ट किया। नाम भी आपने अच्छा रखा कि देख के मतलब सुन के पता चल जाए मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्कूल, मतलब उनका नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेशन है कि इंग्लिश स्कूल है। राइट। तो पेरेंट्स का काफी अच्छा रिएक्शन था और फिर क्लासेस से स्लोली हमने उसको पूरा स्कूल में शिफ्ट कर दिया। और अभी हमारे पास एट प्रेजेंट 1700 बच्चे हैं अंधेरी स्कूल में। अंधेरी स्कूल में। और
नायगांव स्कूल में 850 स्टूडेंट्स है अभी। अच्छा, तो ये अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ? यस, ये ड्यूरिंग लॉकडाउन स्टार्ट हुए। जब आप जानते होंगे कि काफी स्कूलें बंद हो रही थी, उस टाइम हमने 2021 में नायगांव का स्कूल स्टार्ट किया। सो अभी आप दोनों स्कूल के प्रिंसिपल है? एक्चुअली सर देखिए, हम एज ए मैनेजमेंट हूँ। अच्छा। ओके, हमारा फैमिली ट्रस्ट है विच लुक्स आफ्टर ऑल द अंधेरी एज वेल एज नायगांव स्कूल। मैं प्रिंसिपल एज ए एक्ट कर रहा हूँ नायगांव का, और अच्छा। वहाँ मेरे एल्डर ब्रदर अंधेरी में प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, देखिए जैसे कि आपने बताया कि आप लॉकडाउन के पहले से टीचिंग लाइन में हैं। सो लॉकडाउन के बाद में क्या हुआ कि बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हुआ। जितने भी बच्चे थे वो धीरे धीरे ऑनलाइन पढ़ने लग गए। उनको क्लासरूम जाना नहीं पड़ रहा था, वो घर से ही अपना पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन का पीरियड खत्म हुआ, बच्चे फिर से स्कूल जाने लग गए। और लॉकडाउन में हमको लग रहा था कि अब स्कूल्स बंद हो जाएंगे, अब ऐसा टाइम आ गया कि लोग घर बैठ के ही पढ़ाई करेंगे। सो ये क्या ऐसा चेंजेस आया कि वापस से स्कूल जाना पड़ गया? देखिए, ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या था कि गवर्नमेंट ने स्कूल को स्ट्रिक्टली क्लोज किया था, तो उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं था बट उनको ऑनलाइन पढ़ाना ही था। इनफैक्ट जब ये हमारा ऑनलाइन चालू किए थे हमने, तो ऐसा हुआ था कि बहुत सारे हम लोग ऑनलाइन तो गवर्नमेंट के एज पर निर्देश के हिसाब से स्टार्ट तो कर दिए थे, बट व्हाट्सएप जब भी क्लास हम लोग चलाते थे तो मुश्किल से 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चे ज्वाइन करते थे। क्योंकि पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स थे, इतना उनके अंदर डिजिटल अवेयरनेस भी नहीं था। तो हम लोग कैसा है कि एक पेरेंट्स को फोन करके बुलाते थे कि भैया जूम डाउनलोड करो, आपको ऐसे चलाना है। तो स्लोली हमको, हमारे जैसे स्कूल को तो 1-2 महीना लगा पूरे 50% पेरेंट्स को ऑनबोर्ड करने के लिए जूम कैसे चलता है, क्या चलता है। तो क्या होता था कि कोई बच्चा अटेंड करता था, कोई नहीं अटेंड करता था। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन ही पेरेंट्स लोग का ये था कि हम फीस नहीं देने वाले, हमको कैसा ऑफलाइन चालू करिए। वो मैं अपने पेरेंट्स की बात बता रहा हूँ मैं। बाकी देखिए, जो इंटरनेशनल स्कूल के पेरेंट्स हैं, उनका कैसा है कि उनको ऑलरेडी ये सब पता रहता है। हमारे जो पेरेंट्स, जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप को जिनको हम सब करते हैं, वो पहले से ही इच्छुक नहीं थे ऑनलाइन के लिए। अच्छा। बट वो ठीक है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, दैट्स व्हाई इट वाज फॉर देम। बट और वैसे भी था कि कोई पेरेंट्स थे कि जिनके 3-3 बच्चे हैं, तो उनके पास मोबाइल एक ही है, वो भी पप्पा का मोबाइल है, तो वो भी अवेलेबल रहता नहीं था। तो उनके लिए भी हमने एक अलग से स्कूल ऑन व्हाट्सएप प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसपे हम लोग जो भी क्लास पढ़ाते थे उसका वीडियो बना के दे देते, ताकि पेरेंट्स जब घर पे आते थे शाम को, उनके पापा या मम्मी, क्योंकि मोस्टली वर्किंग पेरेंट्स के पास ही मोबाइल रहता था, तो बच्चा रात को 10 बजे 11 बजे अपना आके होमवर्क करता था, फिर टीचर को भेजता था। बट जैसे ही उनको ऑप्शन मिला, स्कूल स्टार्ट हो गया, तो दे विल ज्वाइन। और सेकेंड चीज देखिए, कभी भी ऑनलाइन जो स्कूलिंग है ऑफलाइन स्कूल को रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, क्योंकि स्कूलिंग इज नॉट ओनली अबाउट एकेडमिक। उसमें एक ऐसा है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रहते हैं, स्पोर्ट्स रहता है, वो सब चीजें ऑनलाइन पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। सो अभी देखिए, अभी जो आपके आईटी कंपनियां हैं, TCS है या इन्फोसिस है, उनका तो पूरा काम ही ऑनलाइन है, बट स्टिल दे आर कॉलिंग बैक देम टू ऑफिस। तो जब बड़े लोगों को आप इतने सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो आप बच्चे को कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि घर पे बैठ के वो पढ़ाई करेंगे? मतलब आपके कहने का मतलब है कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया, क्योंकि अब जो पेरेंट्स जो पहले डिजिटली लिटरेट नहीं था, वो भी उनको भी आ गया। तो एटलीस्ट जो ऑनलाइन टीचिंग में भले सब लोग ऑनबोर्ड नहीं हुए, बट उसके कारण क्या हुआ कि अभी सबको गूगल क्लासरूम के बारे में पता चल गया, गूगल शीट के बारे में पता चल गया, कैसे गूगल वर्कस्पेस को यूज करते हैं। इवन जो स्कूलें बहुत टेक्निकली कंजर्वेटिव थी, वो भी ये चीजों को अडॉप्ट कर ली। तो देखा जाए तो ये बिफोर कोविड इट वॉज नॉट पॉसिबल, बट आफ्टर कोविड क्या हुआ, सारे स्कूल बोलो या टीचर्स बोलो या बच्चे बोलो, सब लोग डिजिटली अवेयर हो गए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वर्किंग क्लास के होते हैं, तो वो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, सो अब ऐसा है कि उन्होंने स्कूल में भेज दिया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, अभी स्कूल वाले उनको पढ़ाएंगे। अब ऐसा हो गया कि उनको जॉब भी करना पड़, जैसे ऑनलाइन में तो ऐसा हो गया कि जॉब भी करना पड़ रहा है, साथ ही साथ में बच्चों को पढ़ाना भी पड़ रहा है। एग्जैक्टली। तो वो कैसा, वो पेरेंट्स के लिए काफी दिक्कतें आती थी। इनफैक्ट जब भी हमारे पेरेंट्स को छोड़िए, जो अच्छे हाई क्लास पेरेंट्स भी थे, उनको भी कैसा बच्चों के साथ बैठ के रहना पड़ता था उनके साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी नर्वस रहते थे। तो वो ऑनलाइन कैसा है कि देखिए, हायर एजुकेशन में इट इज स्टिल टुडे रेलिवेंट, बट एज यू गो लोअर एजुकेशन में वो वहाँ इतना फिजिबल नहीं है ऑनलाइन को। बट जैसे मैंने आपको बताया, अभी भी हम लोग ऑनलाइन है ही ना, हम ऑनलाइन पे तो काम कर ही रहे। अभी भी हमारा सब व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। जैसे बच्चों का कुछ होमवर्क भेजना हुआ, पहले क्या होता था, पेरेंट्स वर ओनली डिपेंडेंट ऑन बच्चे के कैलेंडर पे, बट आज सब पेरेंट्स को पता है कि व्हाट्सएप पे निश्चिंत है, उनको होमवर्क आ जाता है, और कुछ रहता भी है तो वॉइस नोट्स हम भेज देते हैं। तो काफी ऑनलाइन तो अभी भी है ही, सारे स्कूल ऑनलाइन है। इसको हम लोग अगर समराइज करें तो ऐसे कह सकते हैं कि स्कूलिंग जो है
उसको ऑनलाइन स्कूलिंग रिप्लिकेट नहीं कर सकती, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट हो सकती है, या फिर बहुत ही अच्छा एक एडिशनल बेनिफिट दे सकती है। ऑनलाइन इज एनी मोर ऑगमेंटिंग कर रहा है, काफी ऑगमेंट कर रहा है एग्जिस्टिंग स्कूलिंग को। पहले बच्चे को होमवर्क मिस कर देता तो होमवर्क नहीं, अभी तो क्या है कि व्हाट्सएप सारे पेरेंट्स हैं, हम लोग फोटो खींच के डाल देते हैं। इनफैक्ट कोई बच्चे तो बुक्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उनको हम लोग पूरा बुक का पीडीएफ बना के दे देते हैं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के लिए गांव चले गए हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा नोट्स ही उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर देते, तो बच्चे क्या पेरेंट्स अपना घर पे बैठ के कंप्लीट करवा लेते हैं। तो ऑनलाइन तो इट इज इनफैक्ट बून फॉर स्कूल। एक और चीज जानना चाहूंगा, देखो मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे एक पेरेंट है जो क्या करते हैं, अपने बच्चे को होम स्कूलिंग कराते हैं। आई बिलीव आपको पता होगा होम स्कूलिंग का। और ये जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में तो उतना ज्यादा मतलब पॉपुलर नहीं है, लेकिन बाहर के देशों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, राइट? सो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मतलब सबसे पहले तो ये बताइए कि होम स्कूलिंग एग्जैक्टली होता क्या है, और क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया में भी आने वाले टाइम में होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चले? क्योंकि सबसे पहले कोई भी ट्रेंड जो होता है वो वेस्ट में आता है, उसके बाद में कुछ टाइम बाद वो इंडिया में भी आने लग जाता है। तो आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? एग्जैक्टली देखिए, होम स्कूलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि जो आप बच्चे का रेगुलर स्कूलिंग है आप वो घर पे ही खुद प्रोवाइड कर रहे हो, राइट? तो सबसे बड़ी बात तो देखिए होम स्कूलिंग कैसा है कि उसमें पेरेंट्स का कमिटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बैठना, आपको ही बच्चे को पढ़ाना है। देखिए अमेरिका में क्यों मोस्टली, जहां तक मुझे पता है कि अमेरिका में क्यों होता था कि रिसेंटली देखो वहाँ स्कूलों में शूट आउट्स होते थे, तो अच्छा। थोड़ा पेरेंट्स के अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती थी कि भैया हम अपने बच्चे को घर पे पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ काफी मास शूट डाउन होता था स्कूलों में। अच्छा। और या तो देखिए अभी भी होम स्कूलिंग होता ही है, जैसे जो बच्चे थोड़ा स्पेशल चाइल्ड है, हाँ, जो थोड़ा तो पेरेंट्स उनको कोई स्कूल नहीं लेती एडमिशन, तो वहाँ बट ऑब्वियसली वो उधर चॉइस ही नहीं रहता पेरेंट्स के लिए, तो उनके लिए होम स्कूलिंग ही एक ऑप्शन रहता है। देखिए एक स्टडी भी किया गया था कि होम स्कूलिंग जो बच्चे करते हैं ना, वो भले एकेडमिकली परफॉर्म कर लेते हैं, बट क्या होता है वो अपने एज रिलेटेड या अपने पीयर्स से ना वो इतना अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। अच्छा। और एक और स्टडी, इंडिपेंडेंट स्टडी की गई थी, उसमें भी पाया गया था कि जो बच्चे होम स्कूलिंग किए गए रहते हैं, तो क्योंकि देखिए वेस्टर्न कंट्री में पहला ये आज से कोई ट्रेंड नहीं है, तो ये पुराना ट्रेंड है, वहाँ पहले से फॉलो किया गया। तो वो जो बच्चे जाते हैं फ्यूचर में जॉब करने के लिए, तो वो क्या होता है, जो भी ग्रुप एक्टिविटी जहाँ टीम वर्क रहता है वहाँ वो इतना खुल के काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पहले से बचपन से सोलो वर्क करने का आदत रहता है ना। तो वो देखिए होम स्कूलिंग, अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है जिसका कोई ऑप्शन नहीं है या बच्चे के अंदर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, तब उसके लिए होम स्कूलिंग है। बट अगर बच्चा वेल एंड गुड है, मतलब अच्छा है, तो उसके लिए स्कूलिंग, मतलब आई विल एडवाइज दैट स्कूल इज द बेस्ट ऑप्शन। उनको कैसा है कि सोशल, देखिए सोशल स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अदर देन एकेडमिक। सो आपके हिसाब से आपको ऐसा कुछ लगता है कि जैसे पहले गुरुकुल का सिस्टम चलता था, फिर अभी ये जो मॉडर्न स्कूलिंग का सिस्टम आ गया है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले फ्यूचर में कुछ और ऐसा कोई ट्रेंड आएगा जो इसको भी रिप्लेस कर दे, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी? देखिए जब भी अपना गुरुकुल सिस्टम था, तो गुरुकुल सिस्टम कैसा था कि वो उधर भी अच्छे उनके करिकुलम, उधर मेटाफिजिक्स पढ़ाते थे, फिलोसफी पे ज्यादा ध्यान देते थे। बट इंडिया में गुरुकुल सिस्टम रिप्लेस कब हुआ? आई थिंक सो 1830 में लॉर्ड मैकॉले ने स्टार्ट किया था। तो उस टाइम क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भी थी, तो उनको जो वर्कफोर्स चाहिए था, जो लेबर चाहिए था, वो जो गुरुकुल में सिखाते थे वो उस लेवल का, मतलब उनको जो चाहिए थे, जो स्किल्ड लेबर चाहिए थे, वो गुरुकुल में नहीं आते थे। तो इसीलिए उन्होंने इंडियन स्कूल सिस्टम, जो अभी अपना जो ये एजुकेशन स्कूल सिस्टम है, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। वहाँ कैसा साइंस पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे। तो जो धीरे धीरे गुरुकुल स्कूल को गवर्नमेंट ने ज्यादा सपोर्ट नहीं, बैन भी कर दिया था कि अगर गुरुकुल में कोई पढ़ने नहीं जा सकता, और ऐसे भी शायद हुआ नहीं, उनके लिए जो माहौल उन्होंने क्रिएट किया वो बहुत कंडीसिव नहीं थे, मतलब पॉलिसीज उनके फेवर में नहीं थी। तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली वो, क्योंकि देखिए ये तुरंत क्या बच्चा पढ़ता था और उनको जॉब मिल जाता था, तो पेरेंट्स का तो यही रहता था कि तुरंत एम्प्लॉयमेंट इसी से थ्रू जनरेट होता था। तो वो क्या हुआ कि गुरुकुल जो स्किल्ड बच्चे को, जो इंडस्ट्रियल एलिमेंट था उस टाइम के हिसाब से, ईस्ट इंडिया कंपनी का उस टाइम से वो एजुकेशन वैसा हुआ नहीं करके, तो ये स्कूलिंग सिस्टम डेवलप हो गया। अब आप भी देख रहे हैं, जैसे देखिए चैट जीपीटी आ गया, एआई आ गया, तो फ्यूचर में अभी आज ही देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि टीचर्स का जॉब, मतलब अभी कैसे कि बच्चा खुद ही, अभी हमारे इधर 7th-8th स्टैंडर्ड में पहले देखिए चैट जीपीटी को मैथ सॉल्विंग का वो नहीं था, अभी मगर उसके अंदर ऐसा भी सिस्टम आ गया कि मैथ्स, उसको गूगल बार आप यूज किए रहेंगे, तो उसमें आप फोटो खींच लीजिए और कोई भी वर्कबुक, टेक्स्ट बुक का, और आप उसको बोल दीजिए प्लीज समराइज इट, पूरा का पूरा उसको क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर दे। तो अभी कैसा है कि
ये स्कूलिंग सिस्टम को देखिए रिप्लेस नहीं, बट एवरी स्कूल हैज टू गेट अपग्रेडेड। नहीं तो क्या होगा, जैसे गुरुकुल इररिलेवेंट हो गया, वैसे ये भी स्कूल सिस्टम इररिलेवेंट हो जाएगा। हो सकता है। जैसे कि आपने कहा कि उनको वर्कफोर्स डेवलप करनी थी, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का स्कूलिंग सिस्टम यहाँ पे लाया। फिर उसके बाद में जिसके पास डिग्री हो गई या जो पढ़ा लिखा था उसको जॉब मिलने लग गई। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो डिग्री से ज्यादा स्किल की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। एग्जैक्टली। मतलब मैं बड़ी बड़ी कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां तो फिर भी डिग्री मांगते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जैसे छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे, जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे जब भी कोई आता है तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि तू कितना पढ़ा लिखा है, काम कितना अच्छा कर सकता है, वो नहीं। देखिए स्किल्स तो कैसा है कि वो तो आप देखिए किसी भी 5-6 महीना या 1 साल में आप कोई भी स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं। बट जो डिग्रियां रहती है ये कैसा है कि एक हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करते हैं, क्योंकि कैसा है डिग्री कैसा रहता है, उनको थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज हो जाता है। पर लेकिन आजकल तो जिस तरीके की वर्कफोर्स स्कूलों से कॉलेजेस से निकल रही है, सो उनके पास डिग्री है लेकिन उनको कुछ नॉलेज तो होता नहीं। तो वो देखिए वो एक काफी बड़ा इंडस्ट्री गैप है। आज आप बोल रहे हैं इंजीनियरिंग के बच्चे कुछ ऐसे हैं कि वो पढ़ते क्या है और वो मार्केट में रिक्वायरमेंट। जब मैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया था और एमएससी किया, और एमएससी माइक्रोबायोलॉजी पूरा थियोरेटिकली मेरे को बताया था कि भैया ये देखो ये फर्मेंटर रहता है और इसमें ये ऐसा एंटीबायोटिक बनता है या फर्मेंटेशन होता है। जब हम लोग को लगता था कि फर्मेंटर इतना छोटा है रहेगा, जब हम गए एक्चुअली में इंडस्ट्री में देखे तो काफी हाइटेड है, तो हम खुद चौंक गए कि ये मतलब देखिए स्कूल तो काफी 10वीं तक आप किसी बच्चे को क्या ही स्किल दोगे, बट ये है कि हायर एजुकेशन में डेफिनेटली थोड़ा एजुकेशन मतलब अपना इंडस्ट्री रेलिवेंट रहना चाहिए। शशिकांत जी, जैसे कि आपने बताया कि आप नायगांव वाली स्कूल के प्रिंसिपल हैं, सो जब हम छोटे थे तो हमारे लिए तो प्रिंसिपल मतलब आतंक का दूसरा नाम। मतलब जब प्रिंसिपल राउंड अप में निकलते थे तो सब लोग एकदम ऐसे हो जाते थे कि शांत रहो, इवन टीचर्स भी, पियून भी, या जो दूसरे स्टाफ होते हैं वो भी। तो क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता है जब आप राउंड अप पे निकलते हैं तो सब एकदम शांत? प्रिंसिपल का इमेज होता है स्कूल में, क्योंकि ही इज वेरी रिजर्व पर्सन। वो अपने एक केबिन में बैठे रहते हैं, ज्यादा किसी का इंटरेक्शन रहता नहीं है। जब कुछ बड़ा कोई सीरियस या बच्चा कोई बदमाशी करता है तभी वो उसको प्रिंसिपल ऑफिस में भेजा जाता है। तो एक ऐसा बचपन, मतलब देखिए हम खुद पर्सनली जाके किसी को डराते नहीं, बट कैसा एक टीचर्स बोलो या पेरेंट्स बोलो, वो उनका कंडीशनिंग ऐसा कर देते हैं कि भैया तुम कुछ करोगे तो यू विल बी टेकन टू प्रिंसिपल ऑफिस। तो और एक तो हम थोड़ा जब बाहर राउंड अप पे रहते हैं तो हमारे फेस पे स्माइल भी कम रहता है। क्योंकि देखिए हम एक स्कूल में कैसा एक सेंटर ऑफ अथॉरिटी रहते हैं, तो प्रिंसिपल का लीनियंट होना इतना अच्छी बात नहीं है थोड़ा हमको, क्योंकि देखो हम फाइनली डिसिप्लिन हमसे रीइंफोर्स किया जाता है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो काफी डिस्टर्बिंग रहते हैं, क्योंकि टीचर से भी नहीं सुनते हैं। तो अल्टीमेटली उनके लिए सेकंड स्टॉप जो है डिसिप्लिन करने के लिए हम ही एक लास्ट ऑप्शन है। क्योंकि उसके ऊपर मतलब प्रिंसिपल को हम थोड़ी ना किसी टीचर बोले कि हम तुम्हें एजुकेशन ऑफिसर के पास लेके जाएंगे। नहीं। उनको बट ऑब्वियसली एक फेस चाहिए ना कि ये प्रिंसिपल के पास आप लेके जाएंगे, तो इसलिए वो कैसा वो हमको ऐसा इमेज भी क्रिएट करना पड़ता है। मोस्टली क्या होता है कि बचपन से बच्चों के अंदर एक इमेज क्रिएट हो जाता है या उनको मतलब कंडीशन किया जाता है कि मतलब जो टीचर्स होते हैं वो पहले से माहौल बनाते हैं कि भाई प्रिंसिपल के पास लेके जाऊंगे अगर तूने मस्ती किया। हाँ, क्योंकि कभी कभी उनकी चीजें कंट्रोल में नहीं रहती तो उनको बट ऑब्वियसली हमारे पास ही लेके जाना रहेगा ना। वो किसी दूसरे टीचर के पास जाएंगे तो टीचर भी तो ऑलरेडी उनको डेली देख रहा है, मिल रहा है। तो हम कैसे कि प्रिंसिपल कैसे एक रिजर्व रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है। तो बच्चे को एक डर तो चाहिए, अल्टीमेट डर तो रहना चाहिए ना। और ऐसे भी होता है कि जब हम किसी को बहुत ज्यादा समय देते हैं तो हमारी अहमियत थोड़ी कुछ लेवल तक कम होती है, और जिसका हमको थोड़ा कम टाइम मिलता है या जिसके साथ हम कम टाइम स्पेंड करते हैं तो उसके लिए एक रिस्पेक्ट भी होती है, एक डर भी होता है, पता नहीं वो कैसे बिहेव करेगा, किस तरीके से करेगा। तो माइट भी वैसा हो सकता है। टीचर्स के साथ क्या होता है रेगुलरली मिलते हैं तो थोड़े से कैजुअल हो जाते हैं, लेकिन मम्मी के साथ बच्चा हमेशा रहता है तो वो मम्मी को थोड़ा कम हो जाते हैं। उनके पापा जब रात को आते हैं तो कैसा उनको थोड़ा एक अलग पप्पा से अलग थोड़ा डिस्टेंस रहता है। तो केयर तो सब करते हैं। मैं भी एज ए प्रिंसिपल एज ए इंडिविजुअल तो आई एम वेरी, जब भी बच्चों का पिकनिक जाता है तो मैं उनके साथ अच्छे से इंटरेक्ट करता हूँ, उनके साथ एंजॉय भी करता हूँ। बट इन अ रेगुलर स्कूल सेशन आई एम व्हाट आई एम हैव टू बी। शशिकांत जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, देखिए हर स्कूल अपने सभी बच्चों पे मेहनत करती है, लेकिन कुछ बच्चे टॉपर बनते हैं और कुछ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो जो बच्चा टॉपर हो गया और जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इन दोनों के बीच में वो क्या चीज रहती है जो
वर्कआउट नहीं करती। जैसे कि आप प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप हैं वो टाइम पे फीस भर रहे हैं, वो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में क्या गैप रहता है जिसकी वजह से एक बच्चा ऊपर चला जाता है, एक नीचे ही रह पाता है। देखिए, एक तो इसमें एक फैक्टर तो रहता नहीं है, काफी मल्टीपल फैक्टर थे, बट जो मेजर फैक्टर मुझे ऐसे लगते हैं कि मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस पे, एक तो देखिए बच्चे सीरियस, जो टॉपर बच्चे रहते हैं दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर स्टडी। ओके, वो एक अपना रूल्स टाइम टेबल फॉलो करते हैं, रूल्स रेगुलेशन ये सब। और सेकेंडली कैसा है कि वो जो बच्चे रहते हैं वो हमेशा पहले से अप्रिशिएट हुए आते रहते हैं, उनको कैसा एक सोसाइटी अच्छे उससे देखता है। और जो लोअर जो बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते एकेडमिकली, उनको कैसा पहले से ही जानते हैं कि भैया ये बच्चा इतना है नहीं, तो उसको इतना परफॉर्म करने का वो भी नहीं रहता है, झील भी नहीं रहता है। अच्छा, ये तो एक रीजन मैं बता रहा हूँ जनरल, जैसे एक बच्चे के लेवल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो बच्चा परफॉर्म नहीं करता तो वो थोड़ा कम सीरियस बच्चा है। अच्छा। या और दूसरा है कि देखो उनके फैमिली का बैकग्राउंड भी कैसा, जो देखो टॉपर बच्चे रहते हैं उनके पेरेंट्स भी काफी देखेंगे, बहुत कम ही देखेंगे कि जिनके पेरेंट्स भी कम पढ़े लिखे हो और बच्चा काफी स्कॉलर हो, क्योंकि जिनके देखो पेरेंट्स थोड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व है, बच्चे के हमेशा टीचर्स के पास आके मिलते रहे या बच्चे को थोड़ा भी लेके बैठते रहते, तो उनको वो बच्चों का थोड़ा घर का माहौल भी बहुत मैटर करता है। और थर्ड, जैसे देखिए अभी आप भी जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे अभी आरटी एक्ट के हिसाब से, हमको कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं भी गया है, 4th स्टैंडर्ड में भी डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो हमको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एज पर आरटी एक्ट। तो आप बताए होम स्कूलिंग भी करके आए तभी भी हमको लेना ही रहेगा। तो वो बच्चों का फाउंडेशन इतना रहता नहीं है, ऑब्वियसली उनका लर्निंग गैप बचपन में इतना ज्यादा हो गया है। क्योंकि अगर कोई बच्चा 3 साल के एज में रीडिंग चालू करता है और दूसरा बच्चा 5 साल के, तो 2 साल में काफी लर्निंग गैप बड़ा हो जाता है। क्योंकि आपने बिल गेट्स का एक कहावत है कि योर स्टार्टिंग फर्स्ट 5 years डिसाइड दैट हाउ विल बी योर 80 year नेक्स्ट 80 year। तो जितना बच्चों का डेवलपमेंट स्टार्टिंग के 5 years में होता है उतना आफ्टर 5 years नहीं होता। तो वो ये जो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉपर बच्चे रहते हैं, इनका कैसा है कि एकदम फाउंडेशन काफी स्ट्रांग रहता है। सो आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो उनके माता पिता हैं या घर का जो माहौल है वो बहुत डिपेंड करता है कि वो टॉपर बनेंगे या फिर थोड़े से उतने पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे। लेकिन बहुत बार ऐसे भी हमने देखे हैं कि माँ बाप अच्छे लेवल पे हैं, पढ़ने में भी मतलब ध्यान देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन बच्चा पढ़ने में उतना अच्छा नहीं होता। सो आप क्या इस चीज में भी बिलीव करते हैं कि थोड़ा सा एक डेस्टिनी होती है कि कोई किसी के किस्मत में लिखा होता है कि वो कभी पढ़ नहीं पाएगा या मतलब उसको एजुकेशन नहीं मिलेगा, या फिर उसके हाथों की लकीरें में एजुकेशन नहीं है? आप इसमें बिलीव करते हैं? नहीं, देखिए डेस्टिनी इन द सेंस कैसा है कि जो मैं बता रहा हूँ कि बच्चे के ऊपर भी टोटल डिपेंड रहता है। कोई बच्चे सीरियस रहते हैं, कोई बच्चे नॉन सीरियस रहते हैं, कोई बच्चे देखिए क्या कहते हैं, उनके मम्मी पापा काफी एजुकेटेड रहते हैं, फिर भी वो कैसा है कि उनके अंदर एकेडमिक के लेके इतने रुचि नहीं रहती है। अच्छा। तो वो एक बच्चे का भी कैसा है कि एक रुचि रहता है ना। अभी देखिए घर में ही 2-3 जिसे भाई बहन है, तो आप भी जानते हो कि अब उधर तो आप डिनाई नहीं कर सकते हो, एक भाई टॉपर है और दूसरा भाई नहीं परफॉर्म कर पाता है, तो उसमें आप घर के कंडीशन को कैसे ब्लेम कर सकते हो? तो वहां तो देखा जाए तो बच्चे की गलती है। तो अब उसका तो वर्किंग घर का एनवायरनमेंट तो सब सेम ही है, तो वो सोचने वाली बात है ना। तो वो कैसा है कि बच्चे के ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है कि हर एक बच्चों का इंटरेस्ट एक जैसा नहीं होता है ना। अब आपके भाई बहन रहेंगे तो सबका अलग इंटरेस्ट रहता है। राइट, सारे के सारे टॉपर नहीं थे और सारे के सारे लूजर भी नहीं थे। एंड एवरीवन इज नॉट बॉर्न टू बी टॉपर, सबका अपना एक करने का तरीका है। राइट। सो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपके जैसे आपने बताया आपको ऑलमोस्ट 10 साल का आपका जो करियर है, इसमें कोई ऐसा बच्चा मिला जो बहुत ज्यादा शैतान था और आपको उसको रेस्टिगेट करना पड़ा हो या फिर उसको सस्पेंड करना पड़ा हो? और अगर आपने ऐसा किया हो तो आपके मन में क्या फीलिंग था? क्या आपको थोड़ा गिल्ट फील हुआ या आपने कैसे रिएक्ट किया, उसके बारे में बताइए। देखिए, पहली बात तो सस्पेंशन अभी हम लोग बहुत रेयरली करते हैं। अच्छा। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि कोई स्कूल सस्पेंड करता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा भी इमेज उससे गिरता है कि खराब। बट कैसा है कि एकदम एक्सट्रीम केसेस में, एक्सट्रीम मतलब मेरे को तो लगता है मेरे 10 साल के करियर में मैंने 2 बच्चे को मैंने किया है। तो आप बता सकते हैं कि क्या उन्होंने एग्जैक्टली किया? कि मतलब नाम मत बताइए, लेकिन किया क्या उन्होंने? तो ये बच्चे कैसा है कि मोस्टली बड़े बच्चे, छोटे बच्चों के अंदर डिसिप्लिन इशू नहीं आता है। अच्छा। जो बड़े बच्चे रहते हैं 8, 9, 10 के, तो ये कैसा है कि एक बार तो 2-3 बच्चों ने ग्रुपिंग करके एक बच्चे को बहुत मारा। हाँ। तो इसलिए देखिए सस्पेंड हम लोग इसलिए करते हैं, मेजर 2 ऑब्जेक्टिव रहता है। एक तो जो ये बच्चे हैं जिसको हम सस्पेंड कर रहे हैं वो फ्यूचर में ये गलती दोहराए ना। राइट। और सेकेंड रहता है कि ये जो बच्चा जिसको सस्पेंड कर रहे हैं साधारण बच्चा तो है नहीं, बहुत असाधारण बच्चे रहते हैं, ये काफी मस्ती करते हैं। इनसे क्या होता है पूरा क्लास डिस्टर्ब रहता है। क्लास मतलब सारे बच्चों का लर्निंग एनवायरनमेंट खराब करके रखते हैं। अच्छा। तो इसको सस्पेंड करने से क्या होता है, ये बच्चों को
बाकी बच्चों का कैसा थोड़ा लर्निंग एनवायरनमेंट इम्प्रूव होता है और उनसे जो रकस क्रिएट करते हैं तो एक स्कूल का एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है। और देखो जिसको हम सस्पेंड करते हैं तो गिल्ट की बात नहीं आती, क्योंकि देखो उनके पेरेंट्स को हम बुला के उनको कॉन्फिडेंस पे लेके ही तभी वो सस्पेंशन टाइम पे भी रहते हैं तो उनके पेरेंट्स हम टच में रहते हैं कि बच्चा, बट पता चलता है कि वो जो बच्चे जिसको सस्पेंड किए हैं तो वो अपना वीडियो गेम खेलते हैं, एंजॉय करके टाइम निकालते हैं। तो जो सेकंड ऑब्जेक्टिव मेन वो रहता है कि हमारे बच्चे जो वो बच्चे के कारण दूसरे बच्चों का स्टडी हैम्पर हो रहा है, वो हमारा अल्टीमेट गोल रहता है। अच्छा, मतलब आपको गिल्ट नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई इसको मैं सस्पेंड करूं या ना करूं, पढ़ने वाला तो है ही नहीं। एग्जैक्टली, मतलब वो क्या होता है दूसरों का माहौल खराब करने से माहौल खराब होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई बच्चों को हम खुद ही सजेस्ट करते हैं, जैसे सस्पेंड, देखिए मैं बताया सस्पेंशन एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है, तो उनको धीरे धीरे हम भी डाइवर्ट करते हैं कि वो कहीं दूसरी जगह अच्छा दूसरे स्कूल में एडमिशन ले ले ताकि हमारे स्कूल का जो मतलब हमारे ऊपर आए ना। राइट, जैसे आप बता रहे थे कि कुछ बच्चों ने ग्रुप बनाया और फिर एक बच्चे की पिटाई कर दी, तो मतलब गैंग मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब नहीं, बच्चे देखिए जो 8-9 के बच्चे रहते हैं, ये क्या होता है कि ये काफी जो जिनको बैक बेंचर बोलते हैं, ये कैसे अपना खुद का रिसेस में ये लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। अच्छा। और ये लोग खाली आफ्टर स्कूल एक्टिव नहीं रहते, ये लोग विद इन स्कूल टाइम भी काफी एक्टिव रहते हैं लोग। अच्छा। ये लोग पीछे बैठ के किसी के ऊपर पेपर फेंकेंगे, किसी को चिड़िए का आवाज निकालेंगे, कुत्ते का आवाज निकालेंगे, तो इन लोग वैसे भी स्कूल बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं। तो बट क्या होता है कि हमने तो खैर स्कूलों में सीसीटीवी लगाया, तो वो स्कूल टाइम पे इतना खुल के नहीं वो मस्ती कर पाते हैं, बट आफ्टर स्कूल आवर्स दे आर टोटली एकदम फ्री रहते हैं, एकदम आजाद रहते हैं, तो उसको 3x 2x पे जाके लेवल पे करते हैं उसको। तो ऐसा नहीं है कि खाली स्कूल के बाहर ही करते हैं, विद इन रिसेस टाइम वो टॉयलेट पे भी मस्ती या काफी करते हैं। हमें मेरा नायगांव स्कूल में मैंने एक पिछले साल मतलब मैंने 6 महीने के अंदर टॉयलेट का 2 बार दरवाजा चेंज कराया। क्यों? बच्चे जाके उसको मार के तोड़ देते थे, जो भी दूसरा बच्चा टॉयलेट करते रहता था उसको, ताकि उसको परेशान करने के लिए। तो जो बच्चे रहते हैं 10-5 बच्चे रहते हैं, उनको कैसा एक अंदर एक रहता है। अच्छा, तो अब तक आपने अपनी लाइफ में टोटल कितने लोग को ऐसे सस्पेंड किया? मैं बता 2 बच्चों को मोस्टली। मेरा देखिए प्रयास यही रहता है कि वो बच्चा परमानेंटली निकल जाए, जो ऐसे बच्चे हैं उनको मैं सस्पेंड करके उनको नहीं, मेरा प्रयास रहता है कि वो बच्चा निकल जाए या कोई दूसरे स्कूल में चले जाए, बट अल्टीमेट नहीं रहता है तो उनको सस्पेंड करके हम अपना। तो एक केस तो आपने बताया कि भाई उसने ग्रुपिज्म करके फिर वो किसी को मारा, तो जिसने मार खाई उसको सस्पेंड किया कि किसको सस्पेंड? वो तो देखिए वो तो बेचारा मार खाया, वो तो विक्टिम है। जो मारे उनको हम, जो 2 बच्चे थे जो मेन कैरेक्टर थे, अच्छा, बाकी जो सपोर्टिव थे उनको तो कैसा है कि उनको हमने वार्निंग दिया और ये जो मेन कैरेक्टर थे, जो उनके लीडर थे, उनको हमने सस्पेंड किया। अच्छा, और दूसरे केस में क्या हुआ? दूसरे केस में था कि जो बॉयज का टीम था, वो लोग क्या करते थे कि जाते थे टॉयलेट में और बॉटल में यूरिन करके वो बच्चे लोग क्या करते थे, थैली में पैक करके कहीं भी खिड़की पे रख देते थे। अच्छा। और वो ताकि दूसरे जो बच्चे रहे उसको अपना बॉटल समझ के लोग, तो काफी वो लोग एक्सट्रीम लेवल पे मस्ती करते थे। अब इससे क्या होता था कि कोई बच्चा अगर दूसरा ना चाह के भी उसको अगर ले तो बड़ा इट्स नॉट ओनली अबाउट फन, वो बच्चे को कैसा है कि ज्यादा इश्यू क्रिएट हो जाता था। तो इसीलिए वो केसेस में क्या हुआ, उनको हमने 2-3 बार वार्न किया। अच्छा। बट वो सुधरे नहीं, वो 1 बार किए, 2 बार किए, फिर 3rd टाइम मेरे को ऐसा करना पड़ा कि उनको, उनके पेरेंट्स को मैं बुलाया और फिर उनको मैं सस्पेंड किया हमने। और आजकल इंटरनेट पे एक चीज बहुत चलती है कि जो लोग स्कूल टाइम में बहुत ज्यादा टॉपर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, मतलब ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो लोग लाइफ में उतना नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग एवरेज होते हैं या फिर बैक बेंचर्स होते हैं वो लाइफ में बहुत ज्यादा फोड़ लेते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या है? देखिए ये कोई बहुत अनकॉमन चीज नहीं है, इनफैक्ट ये बहुत कॉमन चीज है कि जो टॉपर बच्चे रहते हैं वो आगे जाके बहुत एवरेज लाइफ करते हैं। तो देखिए ये देखिए एक बहुत बड़ा रीजन है कि अपना जो लाइफ सक्सेस है, इट्स नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन एकेडमिक्स। अच्छा। एकेडमिक है, उसका कुछ रोल है, आपको अच्छे जॉब पे लैंड करा देगी, या आपको एक आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई रखता है सोसाइटी में, आपको लोग अच्छे नज़र से देखते हैं। बट कैसे है कि जो आपका लाइफ सक्सेस है वो कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, वो आपके पर्सनल बिहेवियर पे आपका डिपेंड रहता है, आपका परसिवरेंस, आप कितना दृढ़ हो अपने विचारों, मतलब अपने एक्शंस को, और आप कितना कंसिस्टेंट हो। इनफैक्ट आप बोल रहे हो लाइफ में, मैं तो जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो 10th में टॉपर रहे हैं वो 12th में आके
गड़बड़ कर जाते हैं क्योंकि उनको 10th का सक्सेस उनके दिमाग में घुस जाता है। ओके। तो ये बहुत कॉमन चीज है। जो बैक बेंचर्स हैं वैसे नहीं है, बैक बेंचर्स भी कैसे कि वो एकेडमिक में भले कोई ऐसे बैक बेंचर्स है जो कि पढ़ाई में भी अच्छे रहते हैं, बट वो क्या रहता है उनको थोड़ा एक मस्ती करने का वो रहता है। तो जरूरी नहीं कि दे आर नॉट एकेडमिकली बैड ओनली। वो कैसा है कि वो उनके आप देखेंगे बैक बेंचर्स अपना उनके अंदर सोशल स्किल्स अच्छा रहता है। अच्छा। और वो कैसे देखेंगे बैक बेंचर्स, अगर थोड़ा मैं भी मिड बेंचर टाइप का था स्कूल में, नहीं बैक बेंचर और टॉपर उसमें, तो मैं मिड बेंचर था। तो जो बैक बेंचर्स या मिड बेंचर्स रहते हैं इनका नेटवर्किंग थोड़ा स्किल्स अच्छा रहता है। अच्छा। अब आप देखिए आज बिजनेस में आपका एकेडमिक से ज्यादा क्या रोल प्ले करता है, आपका नेटवर्किंग, आपका सोशल स्किल्स। तो ये सब बैक बेंचर्स और मिड बेंचर वो सब अच्छे उस चीज में तो पहले से आगे रहते ही है। और टॉपर्स खाली एक ही चीज में लगे रहते हैं, खाली उसी में अच्छे होते हैं। तो वो देखिए वो अपने लाइफ में सक्सेस गेन कर लेते हैं वो, और जो मिड बेंचर और लास्ट बेंचर है वो अपने रोल में आगे हैं। सो आपके 10 साल की जर्नी में आपका कोई स्टूडेंट हो जिसको देखकर आपको लगा हो कि ये तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता लेकिन उसने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया? देखा जाए तो एजुकेशन स्टैंडर्ड में मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो अभी जो मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया था 10 साल पहले वो मोस्टली आज कितने साल 25 साल के हुए रहेंगे या 24-25। तो अभी तो मैं बच्चा, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो बच्चा सबसे आगे निकल गया। अच्छा। बट वो बच्चा थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का था और वो मतलब पढ़ाई में भी एवरेज था। बट आज वो बच्चा का खुद का भी एक YouTube चैनल चलाता है, उसको अच्छे 3-4 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो उसकी मैं कमेंट्री जब सुनता हूँ तो मुझे बिलीव नहीं होता है कि वही बच्चा है, क्योंकि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवरऑल सक्सेस, मतलब वो जो अपने स्कूल लाइफ में था उस कंपैरेटिव में वो अपने आप को मैं बोलूंगा 5x 10x चेंज कर लिया। अब मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते वो लोग टीचर बन जाते हैं, इसके बारे में आपका क्या मतलब? देखिए ये कोई टीचिंग का प्रोफेशन का तो मिस्टेक है नहीं। अभी देखिए इंडिया एक यंग पॉपुलेशन वाली कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ कैसे कि यंग बच्चे, मतलब यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ टीचर्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा है और सप्लाई भी है। बट जो सप्लाई कैपेबल टीचर का सप्लाई गैप बहुत कम है, क्योंकि क्या है कि कोई भी मेडियोकर पर्सन है उसको ये रहता है कि चलो कुछ नहीं, ग्रेजुएशन भी हो गया तो हम टीचिंग में आ जाएंगे, हमको आता है, हम ग्रेजुएशन कर लिए तो मतलब हम, क्योंकि उनको भी कोई ऐसा ही टीचर पढ़ाया था पहले, तो वो भी किसी को वो ऐसा सोचा। मैं बता रहा हूँ, हाल में मेरे पास एक टीचर आई थी, वो यूपी साइड से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उन्होंने BA इन इंग्लिश किया था। अच्छा। और वो आई थी मेरे पास 3rd स्टैंडर्ड के इंटरव्यू के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए। तो मैं तो कैसा, देखिए मैं एक रिटन टेस्ट रखता हूँ छोटा सा, उनको मैंने बोला कि मिस आप काव पे कैसे लिख दो, तो उन्होंने काव पे ऐसे तो लिख दिया, बट वो काव का ऐसे का मतलब 5 सेंटेंस वो उन्होंने मतलब गिन के 1 2 3 4 5 सेंटेंस लिखा, और उसमें भी काफी मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो लोग कैसा है ना कि टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं उनको, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये लास्ट रिसोर्ट है, इधर कहीं हमको कुछ मिल नहीं रहा तो टीचिंग। तो देखिए उसमें टीचर का भी मिस्टेक नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो 6-7 महीने बाद वो टीचर मेरे को मिली, मैं तो नहीं, मेरी इधर तो वो नहीं सॉर्ट आउट हुआ है भाई, बट वो एक्चुअली में कहीं दूसरी स्कूल में पढ़ा रही थी। तो ये देखिए ये स्कूलों का मिस्टेक है कि जो इमरजेंसी में किसी को भी अपने इधर रख लेते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि BEd DEd को ही रखो, बट एटलीस्ट जो थोड़ा जिनको एकेडमिक नॉलेज है। अब देखिए आप वैसे वो ग्रेजुएट हैं, उनको अगर हम ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट देंगे, शी कैन इम्प्रूव। ऐसा नहीं है कि वो शी विल बी फॉर एवर। आप देखिए लॉकडाउन के पहले जब इंटरनेट इतना इंडिया में अडॉप्ट नहीं हुआ था, आप किसी टीचर को जानते थे इंडिया लेवल में, नेशनल लेवल, बट आफ्टर लॉकडाउन देखिए बहुत सारे टीचर्स, खान सर हैं, ओझा सर हैं, और अपने अलग पांडे जी को तो जानते रहेंगे फिजिक्स वाला, उन्होंने कितना क्या मामूली करियर बनाया, उन्होंने पैसा भी बनाया, बाद में दे आर हैविंग फेम आल्सो। तो टीचिंग प्रोफेशन का फॉल्ट नहीं है, इधर कैसा है कि जो डिवोटेड लोग हैं दे आर गेटिंग ह्यूज हाइट ऑफ सक्सेस, बट जो मेडियोकर लोग आ गए टाइम, मतलब आ गए बस अपना जीवन शैली बिताने के लिए, तो वो तो हर प्रोफेशन में, ऐसा नहीं कि बट आपको नहीं लगता कि इस चीज को स्टॉप करना चाहिए? बिकॉज क्योंकि टीचर्स ही होते हैं जो बच्चों को एक नई दिशा देते हैं, एक करियर डेवलप करने में हेल्प करते हैं, और अगर गलत टीचर होगा तो बच्चे का करियर क्या ही बनेगा। देखिए मनोहर पारिकर जी को तो आप जानते रहेंगे, जो गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक स्टोरी उन्होंने डेडिकेट किया था इंडियन टीचर के लिए। वो पारिकर गांव जहाँ से थे वो पारिक गांव में वाटरमेलन का बहुत बड़ा खेती हुआ करता था। अच्छा। तो वहाँ जब फार्मर लोग क्या कहते हैं
वाटरमेलन का जो अपना हरमाना का सीजन आता था, तो उस टाइम क्या करते थे वो लोग कंपटीशन हेल्ड करते थे बच्चों के लिए कि कौन बच्चा सबसे ज्यादा हरमाना खाता है। तो उसका जो हरमाना खाते थे तो उसमें वो लोग पता कैसे करते थे कि कितना ज्यादा हरमाना खाया, उसके सीड से। तो जब वो फार्मर्स लोग करते थे वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज, तो क्या करते थे उन लोग अच्छे क्वालिटी का हरमाना रखते थे और बच्चों को देते थे, ताकि वो जब उनके बच्चे लोग आए तो उन लोग ने भी कंपटीशन रखा। तो मगर धीरे धीरे क्या हुआ कि हर नए सीजन में हरमाना उनका छोटा छोटा होते जा रहा था। तो ये पता नहीं चल रहा था तो क्यों हो रहा था। तो जो उनके जो बेटे थे, उन लोग जो बच्चे लोग हरमाना का कंपटीशन करते थे, उन लोग क्या करते थे, जो एकदम लो क्वालिटी का हरमाना रहता था उसी से कंपटीशन करवाते थे। बट एक्चुअली ये जो कंपटीशन का पर्पस क्या था कि जो हरमाना का सीड्स रहता था वो बच्चों को फ्री में एज ए चाइल्ड लेबर के लिए उन लोग यूज करते थे। तो जो एकदम बेस्ट हरमाना रहता था उसी के सीड से उन लोग खेती करते थे, तो इसीलिए बेस्ट हरमाना आता था। और अभी उनके जो बच्चे थे वो लो क्वालिटी के हरमाना यूज करते थे। तो इसीलिए जो देखिए हमारा जो हरमाना का एक जनरेशन रहता है वो 1 साल का रहता है। तो 1 साल बाद वो हरमाना चेंज होते होते 10 साल में वो जो हरमाना था वो एकदम से गायब हो गया। तो मतलब ह्यूमन का भी जनरेशन, जो हमारा जनरेशन रहता है 25 साल में चेंज होते रहता है। तो आज जो हम लोग टीचिंग में मिस्टेक कर रहे हैं वो हमको 100-150 साल बाद पता चलेगा कि व्हाट वी डिड रॉन्ग, क्योंकि हरमाना तो 10 साल में पता चल गया कि भैया ये छोटा हो रहा है। तो टीचर का भी रोल वैसा ही है कि आप अगर बच्चों को गलत सिखाएंगे तो वो आपको तुरंत रिजल्ट नहीं पता चलेगा, बट स्लोली वो आपका जनरेशन को वो खराब कर रहा है। सो आपको क्या लगता है कि ये जो गलत चीज चल रही है इसको कैसे रोकना चाहिए और आप अपने लेवल पे क्या करते हैं इसके लिए? तो देखिए एज ए स्कूल प्रिंसिपल मैं जब भी इंटरव्यू लेता हूँ, मैं देखिए एक बार टीचिंग भले लेट फास्ट करूँ, बट मैं जब टीचर्स को हायर करता हूँ उस टाइम में मेरा मेन फोकस रहता है कि टीचर्स में एकदम बेस्ट टीचर को हायर करूँ। ऑब्वियसली देखिए हम प्राइवेट स्कूल है तो हम बजट हमारा बहुत हाई नहीं रहता है, बट आई स्टिल मैं जो भी टीचर को हायर करता हूँ मैं देखता हूँ कि वो एकदम कैपेबल रहे। और सही रही बात, देखिए एकदम परफेक्ट टीचर्स तो मिलेंगे नहीं, तो मेरा नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट। तो मैं टीचर्स को हायर भी करता हूँ, उसके बाद में उनको काफी पीछे पड़ता हूँ मैं उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, ट्रेनिंग में। जैसे देखिए हम भले इस्लाम स्कूल में है हमारा, बट हम उनको जितने भी हमारे स्कूल में करिकुलम है सब इंटरनेशनल करिकुलम चलाते हैं। और स्पेशली मैं ट्रेन करता हूँ क्योंकि वो सब करिकुलम बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं, उसका ट्रेनिंग में ऑर्गेनाइज करवाऊंगा तो काफी महंगा पड़ेगा। तो मैं खुद से वो पहले ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ एंड देन आई गिव इट टू माई टीचर्स। सो वैसे आप अपने टीचर्स को ग्रूम करोगे, बिकॉज अल्टीमेटली देखो स्कूल में सबसे बड़ा रोल टीचर्स का है। सो मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, गवर्नमेंट जो स्कूल्स होती है उसमें टीचर्स का सैलरी कितना होता होगा? देखिए टीचर्स देखिए मेरे जो सर्कल में है तो काफी उनका देखिए 7th पे कमीशन के बाद तो अच्छा खासा मतलब 65-70,000 के 65 से 70,000 रुपए के आसपास उनका सैलरी होता है। और प्राइमरी टीचर्स का भी अबाउट 50 रहेगा। मैं बल्कि आपको कम ही एक्यूरेट फिगर बता रहा हूँ, उससे ज्यादा ही रहेगा। जो एक्सपीरियंस होंगे उनको शायद थोड़ा और ज्यादा भी होगा, उनसे ज्यादा ही है। मैं आपको देखिए मेरे को भी एग्जैक्ट पता नहीं बिकॉज आई एम नॉट ए गवर्नमेंट टीचर, बट मेरे सर्कल में मैं आपको फिगर कम ही बता रहा हूँ, बट इससे ज्यादा ही है। एक गवर्नमेंट टीचर को लगभग 50,000 रुपए से लेकर 65-70,000 रुपए के आसपास। एग्जैक्टली। सो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले होते हैं उनको कितना पैसा मिलता है? देखिए प्राइवेट स्कूल देखिए जो अच्छे स्कूल है जहाँ अच्छे फीस है, अब जैसे आप बात करेंगे बड़े स्कूल जैसे IB बोर्ड के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल या ओबेरा इंटरनेशनल, वहाँ दे आर प्रोवाइडिंग बेटर सैलरी इवन देन गवर्नमेंट। राइट। तो क्योंकि उनके पास देखिए फीस आ रहा है और उनके पास पैसा है, तो दे आर तो देखिए प्राइवेट स्कूल में मैं एज ए वन थंब रूल नहीं है सबका, जैसे हमारा फीस अलग है तो हम, क्योंकि देखिए प्राइवेट स्कूलों को सबसे बड़ा मेजर एक्सपेंस रहता है टीचर सैलरी। राइट। अब हमारा ही बात करें तो हमारा जो 70% एक्सपेंस गोज टू टीचर सैलरी। अच्छा, मतलब जो बड़ी स्कूल है, स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जैसे CBSE बोर्ड और IB बोर्ड में तो ऑब्वियसली उनमें उसमें ज्यादा होता होगा। मतलब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जो प्राइवेट स्कूल ज्यादा पैसे लेती है वो अपने टीचर्स को ज्यादा दे अपने बजट के हिसाब से दे। राइट। और जो नॉर्मल लेवल पे प्राइवेट स्कूल है वो लोग थोड़ा सा कम देते हैं, तो ऑन एन एवरेज उनको 15,000 से 25-30,000 के बीच में मिलता होगा। एग्जैक्टली। राइट। शशिकांत जी, गवर्नमेंट स्कूल में जो ऑन एन एवरेज सैलरी है वो 60 से 65,000 रुपया और प्राइवेट स्कूल में है 20-25,000 रुपया। कहाँ बेटर एजुकेशन मिलेगा? और ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स है इसमें माँ बाप अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजना चाहते जबकि वहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं? इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए एक तो डेफिनेटली एक रीज़न ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कैसा कस्टमाइजेशन नहीं है।
अच्छा। और जो प्राइवेट स्कूल, जैसे आप जानते हैं कि अभी इंग्लिश मीडियम का ट्रेंड है, राइट। ओके, सो इंग्लिश मीडियम मोस्टली प्राइवेट स्कूल ही प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स अभी मोस्टली मुंबई रीजन में अभी बीएमसी ने इनिशिएटिव लिया है, अच्छा। जो कि किसी एनजीओ के साथ पार्टनरशिप में चला रहे हैं, तो वहाँ अच्छा रिएक्शन है। और देखिए एक दूसरी बात कैसा है कि जैसे आप हायर सोसाइटी में जाओगे तो एक स्कूल का जो चॉइस होता है ना, ये एक स्टेटस हो गया है। अच्छा। जैसे अगर आप किसी बच्चे, जैसे आपका बच्चा अगर आपका हाई स्टेटस है और आप उनको, बट ऑब्वियसली आपको अच्छे स्कूल में डालना एक कैसा लोगों का स्टेटस हो जाता है। जैसे आप मर्सिडीज से चल रहे हैं, तो एक स्कूल भी लोगों का स्टेटस शो करता है। बराबर। और दूसरी बात है कि देखिए रही बात मिडिल इनकम ग्रुप का, मोस्टली तो देखो पहले से उधर हायर क्लास के लोग जाते नहीं थे, तो जो मिडिल इनकम ग्रुप में भी एक तो स्टेटस ऑफ सिंबल हो गया है, स्टेटस सिंबल हो गया है स्कूल। और दूसरा है कि कैसा है कि गवर्नमेंट स्कूल में इतना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जितना जो प्राइवेट स्कूल है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल कैसा लिटरेसी, न्यूमरेसी, ये सब पे ज्यादा फोकस करते हैं। अच्छा। बट गवर्नमेंट स्कूल कैसा है कि अभी जो नए आरटी एक्ट के बाद गवर्नमेंट भी, देखिए अभी मुंबई रीजन में मुंबई पब्लिक स्कूल जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, वो सीबीएसई पैटर्न पे चला रहे हैं, तो उसका पेरेंट्स अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। तो ऐसा आप इन जनरल नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट स्कूले से अच्छा प्राइवेट स्कूले कर रहे हैं। जहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल का मैनेजमेंट है जो एक्चुअली में अच्छा काम कर रहा है, तो वहाँ एडमिशन है। और इन जनरल देखिए प्राइवेट स्कूल का कैसा रहता है कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत फास्ट रहता है, वहाँ उनका मैनेजमेंट बैठा हुआ है कुछ। और एक पेरेंट्स का भी थोड़ा परसेप्शन है लोगों को बचपन में, जैसे अगर आप ही पढ़े रहोगे तो आपको एक परसेप्शन बचपन से किया गया था कि भैया ये गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल अच्छा है, तो आज तक वो चीज़ें आ रही है। और प्राइवेट स्कूलों में कैसा है, पेरेंट्स को थोड़ा जाके अपना कंप्लेंट लेके जाते हैं तो तुरंत मैनेजमेंट बैठा है उसको तुरंत रिजॉल्व कर देता है। उनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में वो टाइम कंज्यूमिंग है, क्या बहुत ऊपर चैनल से नीचे आने में टाइम लगेगा। तो वो एक थोड़ा पेरेंट्स का पर्सनल चॉइस भी है, और जो एक सोसाइटी का परसेप्शन है कि प्राइवेट, नॉट ओनली इन स्कूल, आप देखिए कोई भी प्राइवेट में हॉस्पिटल है, आप खुद पहले प्राइवेट हॉस्पिटल प्रेफर करते हो, नॉट कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जरूरी नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी रहता है, बट अब वो परसेप्शन चेंज होने के लिए गवर्नमेंट को उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आई थिंक सो कि काम कर रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट में बताया मुंबई पब्लिक स्कूल अलग अलग स्टेट में बहुत सारे इनिशिएटिव कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं। तो जब वो गवर्नमेंट उस चीज को कॉन्फिडेंस गेन कर लेगी तो बट ऑब्वियसली हो जाएगा। और एक तो दूसरी बात देखिए, गवर्नमेंट स्कूल कैसा रेडली अवेलेबल नहीं रहते हैं। अच्छा। अब देखिए आपके किसी एरिया में एक गवर्नमेंट स्कूल रहेगा, दो गवर्नमेंट स्कूल रहेगा, बट जिस हिसाब से जितनी पब्लिक है उनको पूरे सबको कैटर नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट स्कूल कैसा हर एक, मतलब छोटे मोटे आपको गली में भी मिल जाएंगे, तो एक एक्सेसिबिलिटी की भी बात आ जाती है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है गवर्नमेंट के पास किस चीज़ की कमी है। उनके पास अच्छे टीचर्स है जिनको वो अच्छा पे कर पा रहे हैं, पैसे की भी कमी नहीं है, टैक्स तो आता ही है इतना सारा, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी नहीं है। फिर प्रॉब्लम क्या है, जैसे एक प्राइवेट स्कूल अगर ओपन होती है तो बच्चा मान लीजिए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर रहता है तो बस से उसको लाया जा सकता है, तो गवर्नमेंट स्कूल में तो ऐसी कोई सुविधाएं नहीं रहती। गवर्नमेंट देखिए इनिशिएटिव, देखिए गवर्नमेंट कैसा होता है कि सबसे वो उसी रेडियस में चालू करती है ताकि उनको, आप देखो बहुत रेयरली पाओगे कि गवर्नमेंट बस सर्विस प्रोवाइड करती है। मैं तो आज तक नहीं देखा हूँ, मैंने भी नहीं देखा है। तो ये चीज है। और देखिए एक प्राइवेट स्कूल का कैसा है कि मार्केटिंग का भी अपना बजट रहता है। गवर्नमेंट स्कूल का आपने कभी यूजुअली देखा नहीं कि गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट करते रहेगी आवर टॉपर। सो प्राइवेट स्कूल कैसा है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट देयर सर्विस बट ऑल्सो दे डू मार्केटिंग, एक्टिवली मार्केट। देखो फेसबुक पे है या गूगल एडसेंस पे आप देखेंगे गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल काफी एक्टिवली मार्केटिंग करते हैं। तो वो तो डेफिनेटली उनको तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो कोई प्राइवेट एंटिटी रन कर रही है। तो उन्होंने जाके पब्लिक का परसेप्शन बनाया है ना कि वी आर बेटर देन समवेयर, तो पब्लिक भी उस चीज को मान रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग। नहीं बट गवर्नमेंट जब इतने पैसे खर्चा कर ही दी है, आपको भी पता होगा, जब एक एक टीचर को इतने पैसे दे रहे हैं तो थोड़ा सा और इनिशिएटिव लेने में क्या तकलीफ है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, हर एक सेक्टर में कोई ना कोई बॉडी होती है जो रेगुलेट करती है। जैसे अगर स्टॉक मार्केट की बात करें, उसमें कुछ भी गड़बड़ होगी तो सेबी है, बैंकिंग के लिए आरबीआई है। तो उसी प्रकार इस सेक्टर को भी रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट तो होगा ही होगा। सो वो लोग क्यों नहीं, क्या कमी है जो, बिकॉज देखो जो अमीर लोग हैं वो तो अच्छी स्कूल में ही जाएंगे, वो तो कभी भी गवर्नमेंट स्कूल में आएंगे नहीं। मिडिल क्लास वाले, उनके पास चॉइस है कि अगर आपको शो शाइनिंग करनी है तो आप प्राइवेट में जाइए, नहीं तो आप उसमें भी जा सकते हैं। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनको तो जाना पड़ता है गवर्नमेंट में। लेकिन आज के टाइम में ये सिचुएशन होगी कि जो गरीब माँ बाप हैं वो भी कोशिश करते हैं कि वो प्राइवेट स्कूल में भेज सकें, एटलीस्ट
ज़्यादा महंगी ना हो, नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में भी भेजें। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में क्या हो रहा है, जो टीचर्स हैं 15-20 हज़ार की सैलरी कर रहे हैं, तो जिनका खुद को उनको पता नहीं कि हमारा फ्यूचर सेफ है, सिक्योर है कि नहीं, क्योंकि आज के टाइम में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि 15-20 हज़ार रुपये में कुछ नहीं हो सकता। तो जब वो जो आदमी खुद ही मतलब अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहा है, वो बच्चे को क्या पढ़ा पाएगा। एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है, अच्छी सैलरी है तो उनको ये पता है कि भाई मेरा जॉब सिक्योर है, तो बहुत अच्छे से पढ़ा पाएगा। लेकिन फिर भी माँ बाप नहीं भेजना चाहते। तो आपको नहीं लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को कुछ तो करना चाहिए इसके लिए कि भाई अगर कोई बनाया है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स बनाई, तो वहाँ पे एनरोलमेंट भी आना चाहिए। तो देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स में कैसे, देखिए आप टीचर्स जो रहते हैं थोड़ा वो कैसा है कि वो अभी यहाँ प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि प्रिंसिपल या जो मैनेजमेंट सिर पे बैठा रहता है। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल्स में थोड़ा टीचर्स को एक लिबर्टी रहती है, और टीचर्स का देखो गवर्नमेंट टीचर्स को पता है कि हमारा परमानेंट जॉब है। तो यहाँ प्राइवेट स्कूलों में तो क्या उनको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है। तो यहाँ देखिए यहाँ मैनेजमेंट सिर पे बैठा हुआ है। वहाँ गवर्नमेंट में भी कैसा है कि डीओ या एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बट वो इतने एक्टिवली ट्रैक नहीं करते हैं। अब मैंने सीसीटीवी लगा दिया और बस नाम के लिए सीसीटीवी लगा दिया, उसको मैं डेली रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, उसको पूछ नहीं रहा हूँ, तो नॉट वर्थ ना। आपके पास रिसोर्सेज से आप लगा दो, आप महंगी चीजें आप लाके, पैसा है मेरे पास में, बड़ा स्मार्ट प्रोजेक्टर लगा दूं, बट उसको यूज ना करूं तो दैट मेन पर्पस ऑफ उसका इंस्टॉलेशन ही डिफीट हो जाता है ना। तो देखिए प्राइवेट स्कूल में क्या रिसोर्सेज भले कम रहते हैं, मगर वो इतना एक्टिवली उसको यूज करते हैं ना कि, और हम एक्चुअली कैसे, देखिए प्राइवेट स्कूल्स में अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम जितना फॉलो अप लेते हैं, एक बच्चा भी नहीं आया तो मैं जाके खुद पर्सनली जाके पूछता हूँ कि भैया ये बच्चा क्यों आया नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में तो कुछ फर्क ही नहीं, वो इतना फॉलो अप नहीं, मतलब क्या पेरेंट्स को केयरिंग चाहिए, तुरंत एक केयरनेस का तो एक माहौल जैसे वो प्राइवेट में जितना दिखता है उतना उनको गवर्नमेंट में नहीं दिखता है। मे बी गवर्नमेंट में उससे ज्यादा ही रहे, बट देखिए वहाँ कैसे 1-2 इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, बट यहाँ प्राइवेट में तो कैसे सर्वाइवल की बात है, सब लोगों को करना ही है, और नहीं करेंगे तो हाउ वी विल सर्वाइव। तो दैट्स व्हाई वो देखिए आप बोल रहे हैं जो बीओ वाले वो लोग एक्शन लेते हैं, बट जैसे बताया देखिए ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपको कुछ भी डिसीजन लेना है तो बड़ी समय लगता है, उसको टाइम लगता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। छोटे चीज में क्या फटाक से आप डिसीजन लिए उसको आप कर लिए। तो प्राइवेट स्कूलों के पास बोला जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी है और क्विक डिसीजन मेकिंग है, तो मे बी वो रीजन है। मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, जैसे स्पेशली ये मैंने मुंबई में देखा है, हमारे यहाँ पे क्या चलता है, एसएससी बोर्ड चलता है, राइट। एसएससी बोर्ड से मैंने भी पढ़ाई की है, शायद आपने भी एसएससी बोर्ड से ही की होगी, लेकिन आजकल ट्रेंड चल रहा है सीबीएसई बोर्ड का। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मुंबई में ही पैदा हुआ है, यहीं पे पढ़ने वाला है, यहीं पे कॉलेज करने वाला है, फिर यहीं पे या तो जॉब करेगा नहीं तो यहीं पे बिजनेस करेगा, तो आपको लगता है उसको सीबीएसई बोर्ड लेकर कुछ फायदा है? क्योंकि अल्टीमेटली जब वो 10th पास होगा, एक सीबीएसई का बच्चा 10th पास होगा, एक एसएससी का बच्चा 10th पास होगा, दोनों जन जब अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो दोनों के मेरिट्स के हिसाब से, दोनों के मार्क्स के हिसाब से उनको एडमिशन मिलने वाला है। तो क्या फर्क पड़ता है सीबीएसई में जाके? क्योंकि आज के टाइम में कोई भी सीबीएसई अगर स्कूल आप देखोगे उसकी फीस इतनी होती है, कम से कम 50-60 हज़ार रुपए के ऊपर ही होती है, जबकि एसएससी बोर्ड की जो होती है वो आपको 20 हज़ार में मिल जाएगी, 30 में मिल जाएगी, 40 में मिल जाएगी। तो इसके बारे में आप मतलब क्यों ऐसा ट्रेंड चल रहा है, इसके बारे में आप कुछ अगर बोलना चाहिए। देखिए सीबीएसई बोर्ड का जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे इंग्लिश मीडियम का ट्रेंड है, वैसे एक सीबीएसई बोर्ड का भी पैटर्न जो अभी आ रहा है। अच्छा, वो ट्रेंड चल रहा है। ये ट्रेंड नहीं बोलूंगा मैं, बट कैसा है कि देखिए आप एक पेरेंट्स के अंदर भी कंपटीशन आ जाता है कि देखो उनका बच्चा सीबीएसई में जा रहा है तो हमारा बच्चा क्यों इधर जाए, दो कि एसएससी बोर्ड का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हाई है, तो वो कैसा एक पेरेंट्स का कंपटीशन रहता है कि हमारे मोहल्ले में इतने लोग। और दूसरा बात कैसा है कि देखिए अभी जो मोस्टली अभी IIT-JEE ये सब का कंपटीशन का क्रेज ज्यादा हो गया है। अच्छा। नीट पहले क्या था कि स्टेट सीटी ज्यादा थे, अभी क्या सेंट्रल एंट्रेंस एग्जाम आ गए, वेदर आप इंजीनियरिंग का दुखा मेडिकल, तो ये सब थोड़ा क्या है कि इनका जो सिलेबस है, करिकुलम है, ये थोड़ा सीबीएसई रेलिवेंट है, मतलब अच्छा। उसके प्रति टिल्टेड रहता है। अच्छा। तो मोस्टली जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे रहते हैं उनको उधर कैसा थोड़ा अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है, उधर उनको अपहैंड मिल जाता है। अच्छा। ये इसके लिए, बट ऐसा नहीं है। देखिए जो बच्चों का फाउंडेशन अच्छा है, या जो एसएससी बोर्ड के बच्चे लोग क्या आईआईटी में नहीं जाते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। जो गवर्नमेंट और प्राइवेट का वही सेम चीज अभी आप देख रहे हो एसएससी और सीबीएसई बोर्ड में भी आपको। अच्छा, सो आप ये बोलना चाहते हैं कि
जिसको सेंट्रल जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होती है उनकी तैयारी करनी है, तो उनको अगर सीबीएसई बोर्ड लेंगे तो ज़्यादा अच्छा उनके लिए भी। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनका कि रेगुलर ट्रांसफर होता है विद इन स्टेट इंटर स्टेट, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अब देखिए हमारे तो पेरेंट्स आते हैं जो यूपी बिहार से आते हैं, उनको एसएससी बोर्ड में एक और चैलेंज कैसा आता है कि उनको मराठी नहीं आते रहता है। हाँ। तो एसएससी बोर्ड में मराठी एकदम कंपलसरी है। तो वहाँ कैसा है कि उनको थोड़ा, तो वो फिर कैसे सीबीएसई को प्रेफर करते हैं। बट आफ्टर अभी क्योंकि सीबीएसई में मराठी इतना कंपलसरी नहीं है, बट स्टेट बोर्ड में आप चाहिए तो महाराष्ट्र, अब आप ही मुंबई से पढ़े हो, आप गुजरात में जाओगे गुजरात स्टेट बोर्ड में, तो आपको गुजराती सडनली आपके बच्चों को एक चैलेंज आ जाएगा ना कि गुजराती सीखना है, जो कि उसके लिए बहुत रेलिवेंट ना रहे, क्योंकि वो 2-3 साल के लिए आया है, उसके बाद वो वापिस से कहीं दूसरे जगह जाए, कोलकाता चला जाए, तो वो एक ऐसा सीबीएसई वो चीजों को सॉर्ट आउट कर देता है। सो जो लोग मतलब जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट है या रेगुलरली ट्रांसफर प्राइवेट में भी अगर रेगुलरली ट्रांसफर होते हैं उनके लिए सीबीएसई बोर्ड अच्छा होगा। अदरवाइज जो अपना स्टेट बोर्ड के हिसाब से भी पढ़ाई कर सकते हैं उनके लिए तो अभी हम तो पूरा अपना एसएससी बोर्ड से निकाल दिए, तो हमको तो कुछ चैलेंजेस आया नहीं। शशिकांत जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा, देखिए जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे टीचर्स हमें मार सकते थे, हमने कुछ गलती की, लेकिन आज के टाइम में सिचुएशन कैसी है कि स्टूडेंट डरा हुआ नहीं है, टीचर्स डरे हुए हैं। क्योंकि जब से सेक्शन 17 ये राइट टू एजुकेशन 2009 का जो एक्ट आया है, उसके बाद में टीचर्स बच्चों को मार नहीं सकते। सो अब तो मुझे ऐसा लगता है टीचर्स ज्यादा डरे हुए होते हैं कि अगर हमने गलती से मार दिया तो कहीं किसी ने कंप्लेन कर दिया तो हमारी जॉब ना चली जाए। अगर टीचर्स इतने डरे हुए रहेंगे तो आपको लगता है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे? तो ये एक्ट मतलब इस तरीके का लॉ आना सही है गलत है, आपका क्या राय है? देखिए आरटी एक्ट का जो पर्पस है, मेन पर्पस है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चाइल्ड फ्रॉम एज 5 to 14। अच्छा। सो मेन ऑब्जेक्टिव तो उसका वो एक्ट का है, और वो काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंट हो रहा है। जो बच्चे पहले ड्रॉप आउट कर जाते थे, तो ये एक्ट आने के बाद क्या होता है कि इतना ज़्यादा, जो पहले क्या होता है कि स्कूल भी काफ़ी बोलते थे कि आपको एलसी लाना है, डायरेक्ट बच्चे को 4th या 5th में एडमिशन लेना है एलसी। अब कैसा है कि आरटी एक्ट आने के हिसाब से अगर कोई बच्चा गांव से ही पढ़ के आया, उसका हमने एक एफिडेविट या एक पेरेंट्स से भी ले लिया हमने, तो वो हम लोग उस बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा। बट कैसा है कि पनिशमेंट वाली, जो कॉर्पोरल पनिशमेंट वाली बात, देखिए वो तो पहले भी कोई गवर्नमेंट का उसके लिए रूल नहीं था कि मारना है नहीं मारना है, वो तो हर एक स्कूल का अपना अपना पॉलिसी था। तो पहले भी देखिए हमारे टाइम पे भी जब हम लोग पढ़े थे, तो जो अच्छे टीचर्स रहते थे, जो अपना लेसन प्रिपेयर करके आते थे, तो वो बच्चों को साइकोलॉजिकली डील कर लेते थे। बट जैसा जो टीचर्स नहीं प्रिपेयर करके आते हैं, या थोड़ा उनको ऐसा लगता है कि मारपीट कर, मतलब बच्चे को मार के ही क्लास कंट्रोल किया जाता है, तो उनके लिए हाँ थोड़ा चैलेंजेस हो गया है। बट उन टीचरों से मेरा एक यही है कि वो अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करे, क्लास में लेसन प्रिपेयर करके आए। वो एक चैलेंजेस है, क्योंकि देखिए बहुत बार मिसयूज भी होता है। अभी लास्ट ईयर हमारे स्कूल में भी एक इशू आ गया था कि एक बच्चे को हमने जैसे मारा नहीं था, बट टीचर ने थोड़ा ही उसको एक पनिशमेंट दिया था, बट वो चीजें एस्केलेट हो गए थे। अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा पेरेंट्स को भी समझना है कि देखो टीचर्स को इतना अगर टीचर्स के पीछे पड़ेंगे तो अल्टीमेटली टीचर्स तो क्या अपना काम करके निकल जाएंगे, तो वो अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। बट मुझे नहीं लगता है कि वो बाकी सब टीचर्स पढ़ाने के टाइम पे इतना सोचते हैं। मोस्टली क्या होता है, बड़े बच्चों की इस टाइम पे इशू आता है, छोटी क्लास में तो टीचर्स अपना नेचुरली जाते हैं, पढ़ाते हैं, और अपना वैसे भी सीसीटीवी कैमरा तो लगे ही रहता है, तो अननेसेसरी और अनवांटेड तरीके से टीचर्स भी मारते हैं नहीं। कोई बहुत जेन्युइन केस रहता है तो ही मारते हैं। और एज ए मैनेजमेंट हम भी कॉर्पोरल पनिशमेंट को कोई भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल या मैनेजमेंट नहीं चाहता है कि टीचर्स अननेसेसरी मारे। क्योंकि पहले तो हम, आज से नहीं, पहले भी जब क्या होता था कि टीचर अननेसेसरी मारेगा तो उसके ऊपर एक्शन होता ही था। तो ये ऐसा नहीं है कि आरटी एक्ट के बाद आने के बाद चेंज हुआ है कुछ। शशिकांत जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, देखिए आज के टाइम में ट्रेंड चला हुआ है कि स्कूल में जाओ, स्कूल में जाने के बाद में फिर ट्यूशन में जाओ, जबकि माँ बाप तो स्कूल में इसीलिए भेजते ताकि उनके बच्चे को वहीं पे पढ़ाई मिल सके। तो ट्यूशन में जाने के लिए बहुत सारे टीचर्स क्यों फोर्स करते हैं, या फिर बहुत सारे स्कूल्स को ऐसा उनका ऐसा बोलना होता है कि अगर आपको पढ़ना है तो आपको ट्यूशन तो जाना ही पड़ेगा। सो आपका क्या है इसमें, क्या ट्यूशन की एक्चुअल में जरूरत है? नहीं, देखिए अगर एक्चुअली में स्कूल अगर प्रॉपरली जैसे कि अपना लेसन प्लान करके अगर टीचर आके लेसन डिलीवर करते हैं तो ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मोर देन इनफ हम सिलेबस कवर कर लेते हैं। और बट प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे देखिए 50 बच्चे हैं, तो सारे बच्चे को, जैसे अभी हमें कोई भी टॉपिक पढ़ाना है तो सारे बच्चे सब एक पेज पे रहते नहीं, मतलब वो सबका अंडरस्टैंडिंग तो रहता नहीं है। तो कोई बच्चों का कम अंडरस्टैंडिंग है, किसी का फाउंडेशन लो है, तो उनके लिए हम ये नहीं रिकमेंड करते कि ट्यूशन जाइए,
आप या तो घर पे बच्चा अगर देखो सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी, बट अगर बच्चे को ही नहीं पता उसका प्रीवियस का क्या है तो वो उसमें कैसा है पेरेंट्स को थोड़ा उनको प्रिपेयर करना चाहिए कि ये। और तो पेरेंट्स क्या करते हैं उस एडवाइस को वो मिसकैलकुलेट कर मतलब मिस्टेक करके वो उनको, क्योंकि उनके पास समय रहता नहीं है, वो बच्चे के साथ 2 घंटा 3 घंटा बैठ के होमवर्क करा नहीं सकते, तो इसलिए वो उनके पास इजी रास्ता है कि पैसा दो और ट्यूशन टीचर के पास भेज देते हैं। बट एज ए इंडिविजुअल मैं एज ए प्रिंसिपल मैं भी नहीं कभी सजेस्ट करूंगा कि बच्चा ट्यूशन जाए। अगर वो खुद से पढ़ ले रहा है then there is no need of tuition। आपके कहने का मतलब है कि जो खुद से पढ़ सकता है ठीक है, जो नहीं पढ़ पा रहा है उसके पेरेंट्स को थोड़ा उस पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एग्जैक्टली। और अगर उनके पास समय नहीं है तो वो ट्यूशन भेज सकते हैं। जैसे कि स्कूल का सेम चीज पढ़ाने के लिए नहीं, कि उनका जैसे जो बच्चा रीडिंग से स्ट्रगल कर रहा है तो वो जाके, क्योंकि देखिए स्कूल में अभी जो 3rd स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड बच्चा पढ़ा है उसको रीडिंग में तो टीचर पढ़ाएंगे नहीं, तो उसको एटलीस्ट अगर रीडिंग नहीं आ रहा तो उसके लिए वो कहीं सप्लीमेंट्री क्लास या कुछ उसके पेरेंट्स अगर ले तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। इसके अलावा कभी क्या आपने ऐसा फेस किया कि कोई पेरेंट्स आके आपको बोल रहा है कि हमने तो पैसे भरे हैं, हमारा बच्चा फेल हो गया, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? कभी ऐसा कुछ हुआ आपके स्कूल में? ऐसा कभी देखिए कभी पेरेंट्स बहुत एग्रेसिव होके आते हैं, उनका एंगर जस्टिफाइड रहता है, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि हम पैसा, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स बहुत मेहनत से कमाते हैं और फिर अपने काफी एक्सपेंस को कटिल करके स्कूल, तो उनकी एक्सपेक्टेशन तो रहती है। तो बट कैसा होता है कि उसमें पेरेंट्स का भी देखिए बच्चों का डेवलपमेंट आप आउटसोर्स नहीं कर सकते कि आप भैया देखो आपको कोई इंडस्ट्री में जैसा होता है कि आपको 10 इंग्रेडिएंट चाहिए, आप मंगा लिए, पैसा दे के मंगा लीजिए। एजुकेशन में कैसा है कि एक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है। तो जो पेरेंट्स सोचते हैं कि खाली स्कूल के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है, नो डाउट स्कूल हम पूरा मेहनत करते हैं और उनका एंगर भी जस्टिफाइड रहता है, वो हमको बोल सकते हैं, बट क्या वो हम ये देखते हैं कि वो पेरेंट्स इन्वॉल्व है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है पेरेंट्स आते तो हैं बहुत गुस्से में कि आपने क्या किया सर, आपके बच्चे को कुछ आता नहीं है। हम उनको देखते हैं कि हम खुद रिकॉर्ड चेक करते हैं कि बच्चे ने कभी पेरेंट्स बच्चे का ओपन हाउस में आया था या कभी खुद मीटिंग अटेंड किए थे। कोई पेरेंट्स क्या रहता है कि ब्लेम करना जानते हैं बट खुद के ऊपर लेना नहीं जानते। तो जो पेरेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व है वो हमको ब्लेम करते हैं, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट कि भाई, तो हम अपने टीचर्स को बोलते हैं हम उस बच्चे पे मेहनत करते हैं। पर जो पेरेंट्स खाली ब्लेम करें और खुद पे ओनर्स ना ले तो वो तो कैसे उनका तो देखो सबको आप सेटिस्फाइड नहीं रह सकते हो। राइट। एक और सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए बचपन से हमने सुना है कि जो भी हमको पैसे को सेव करना चाहिए ताकि बुरे टाइम के लिए पैसे हमारे पास रहे, हम बुरे टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएं। आपको नहीं लगता कि ये डेफिनेशन अभी चेंज होनी चाहिए? अब सेविंग से ज्यादा हमको बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए कि इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बुरा टाइम क्या कैसा भी टाइम आए उसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सेविंग में तो पैसे उतने ही रहते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट में पैसे बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल होते हैं। तो आपका क्या इसमें मतलब कि ये कैसा है कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाली जो स्किल्स है या जो वैल्यूज़ है ये बचपन से ही कैलकुलेट मतलब इनकलकेट करना पड़ता है, मतलब बच्चे को आपको डालना रहता है। आप सडनली सोचो कि देखो जो बच्चा आप उसको बड़े हो के आप सडनली सोच नहीं सकते। देखो जो बच्चे जिनके घर का माहौल रहता है कि जहाँ उनके पेरेंट्स थोड़ा सेवी टाइप के रहते हैं या इन्वेस्टमेंट टाइप के रहते हैं, वो बच्चे ऑटोमेटिकली वो किसी का देखते नहीं, अपने घर से सीख के आ जाते हैं। तो उसमें कैसा देखिए स्कूल का रोल तो रहता है बट देखिए हमें एकेडमिक पे भी मेहनत करना रहता है। बट ये है कि हाँ गवर्नमेंट को कुछ जैसे कि बिजनेस स्टडीज या जो भी अपने मैथ्स चैप्टर उसमें थोड़ा 1-2 टॉपिक हमको लाना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर हाँ एक इन्वेस्टमेंट का भी वैल्यू अंडरस्टैंडिंग समझ में आए कि क्या होता है। सेविंग तो देखिए बच्चे बचपन से घर पे भी करते हैं अपना गुल्लक में, बट एक इन्वेस्टमेंट एक डेफिनेटली कि अपने हमको एक चाहिए चेंज एक राइट, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन्वेस्टमेंट का वो सिस्टम ही समझ में नहीं आता। हाँ उनको इन्वेस्टमेंट मतलब बोला तो एफडी पता है, उनको ये सब नहीं पता है क्योंकि उनके फैमिली में भी पता नहीं, उनके पेरेंट्स भी एफडी किए हैं या देखिए म्यूचुअल फंड ये सब तो रिसेंट ट्रेंड है। ये तो क्या है कि ये एमफी ने इतना ज्यादा उसका एडवर्टाइजमेंट किया तब लोगों को एसआईपी पता चला। ये तो क्योंकि स्कूल में तो उनको बताया नहीं गया और ना ही तो वो तो जब बड़े हुए, अभी फॉरेन में तो कैसा है कि बच्चा 18 साल का होता है तभी से एसआईपी चालू कर देता है। अच्छा। ये तो यहाँ जब लोग जॉब करते हैं, जब एक अपना करियर, जब भी लोगों को अपना एसआईपी स्टॉप करने का टाइम आना चाहिए तो वो अपना चालू करते हैं। तो इट्स ड्यू टू द अवेयरनेस गैप। तो ये डेफिनेटली स्कूल में ये चीज़ों का इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए। राइट। और आपको नहीं लगता कि जैसे हमारा देश जो है वो ग्रोइंग कंट्री है, राइट?
सो जितने भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके दिमाग में यही रहता है, इवन पेरेंट्स भी उनको बोलते हैं कि अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो तुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। पढ़ाई करने का अल्टीमेट गोल तो सिर्फ जॉब पाना नहीं होना चाहिए ना, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है पढ़ाई करने का अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो वो अच्छे से कर पाओ। और या फिर हमको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि स्कूल टाइम से ही हमको ये सिखाना चाहिए कि आप खुद तो जॉब कर ही रहे हो लेकिन 4 लोगों को जॉब कैसे दे सकते हो, मतलब एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में कोई भी सब्जेक्ट ऐसा होता नहीं है जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर उससे रिलेटेड हो। एग्जैक्टली देखिए एज ए डायरेक्ट बिजनेस रिलेटेड बच्चों को मतलब, बट ये है कि एक बच्चों को जैसे जो देखिए अब फर्स्ट स्टैंडर्ड से मैं मानता हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन चीज़ों को जैसे हम डायरेक्टली स्पेलिंग नहीं सिखाते, हम पहले ABCD सिखाते हैं उसके बाद में स्पेलिंग होता है, तो उसी प्रकार डायरेक्ट बिजनेस के मेन चीज़ों को सिखाने से अच्छा धीरे धीरे करके अगर एक चैप्टर, अगर एक सब्जेक्ट उनका वैसा भी हो तो। हाँ, तो ये जो देखिए डायरेक्ट बिजनेस के स्टडी बच्चों को तो सिखाया नहीं जा सकता बराबर, या कुछ भी बिजनेस। हाँ देखो बड़े बड़े स्कूल हैं जैसे IB बोर्ड्स के हैं, वहाँ वो लोग 5th स्टैंडर्ड से एक बिजनेस स्पेसिफिक उनको सब्जेक्ट डाला जाता है क्योंकि वहाँ उनका बैकग्राउंड वैसा रहता है। बट ये है कि जैसे अभी जो हमारे जो स्कूल्स हैं उधर बच्चों को बचपन से कैसा कंज्यूमर माइंडसेट बताया जाता है, तो एक उनके अंदर क्रिएटर माइंडसेट भी बताना चाहिए कि क्रिएटर माइंडसेट मतलब हमेशा आपको कंज्यूम नहीं करना है, कुछ चीजें क्रिएट भी करनी है। तो ये एक है जिसमें कि टीचर्स को या स्कूल, देखो उसमें हम बोर्ड या एजुकेशन पॉलिसी पे नहीं, ये तो ऐसे स्कूल का जिम्मेदारी बनता है कि वो चीज़ उनको करे। और देखिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई जैसे बिजनेस स्टडीज़ या कुछ उसके रिलेटेड टॉपिक्स या प्रोजेक्ट हम दें। तो बहुत सारे स्कूल प्रोजेक्ट्स कैरी आउट करते हैं बच्चों को कि आप ये बनाइए थ्रू प्रोजेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट उनको ऑलरेडी इतना रहता है कि सब सब्जेक्ट बर्डन हो जाता है। और देखिए बिजनेस सिखाना मतलब उनको थियोरेटिकली तो सिखा नहीं सकते हो, उनको प्लेफुल मेथड कोई टीचर्स ड्रामा के थ्रू कराते हैं, बट वो डिपेंड करता है वो स्कूल का मैनेजमेंट कैसा है या वहाँ के क्राउड कैसे हैं। अब जो गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ देखिए जो बिजनेस क्लास के फैमिली जहाँ ज़्यादा आते हैं वहाँ पेरेंट्स डिमांड करते हैं तो वहाँ स्टार्ट होता है। तो इन जनरल बट हाँ ये स्कूलों को करना चाहिए बच्चों के अंदर एक क्रिएटर माइंडसेट डेवलप करने के लिए। आपको नहीं लगता कि जितने सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे, आपको लगता है सारे के सारे सब्जेक्ट जरूरी है? कुछ सब्जेक्ट को हटा के हम कुछ काम के सब्जेक्ट को डाल सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट अब आप आज यूट्यूब मतलब आज आप अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो आज आपको लगता रहेगा कि भाई मैं अलजेब्रा या ज्योमेट्री, बट जब भी बच्चे जो स्टार्ट करते हैं उनको कैसा है कि उनको आगे की पढ़ाई के लिए तो सब इनका रिक्वायरमेंट है, वो तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आपका फील्ड नैरो होते जाता है ना। नहीं जैसे अभी मैं आपको बताऊं, मैं ज्योमेट्री में था तो हमने पढ़ा पाइथागोरस का प्रमेय। अरे वो मैं आज मुझे याद भी नहीं है, और वो क्या मैं उसका करूंगा मेरे को यही नहीं मालूम उसका। ये जो ज्योमेट्री होता है ये कहाँ काम आता है? मतलब देखिए आज आपका जो भी जो सब्जेक्ट, अब मैं भी हिस्ट्री पढ़ा या ज्योग्राफी या जो भी सब्जेक्ट है, आपको तुरंत तो सब सब्जेक्ट का काम नहीं आएगा। तो जैसे अभी आफ्टर 10th स्टैंडर्ड जो बच्चा साइंस स्ट्रीम में जाता है तो उसके लिए वो रेलिवेंट हो जाता है, या जो बच्चे आर्ट्स के लिए जाते हैं। तो ये कैसा है कि जो सब्जेक्ट्स हैं, हाँ ये हो सकता है कि कंपलसरी की जगह पे जो ऑप्शनल कर देना चाहिए, ताकि जो बच्चे अपना उसको ऑप्शनल कर देने से क्या होगा कि वो अपना पहले से ही, अब जो बच्चों को मैथ्स अच्छा नहीं लग रहा है तो वो ऑब्वियसली उनको पता है कि मेरा मैथ्स में करियर बनने वाला नहीं है, तो उनके लिए वो ऑप्शनल रख सकते हैं। बट देखिए सारे सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है, आपको नहीं है तो दूसरे लोगों को तो है ही रिक्वायरमेंट। नहीं हाँ, ये आपने अच्छा ऑप्शन दिया कि जैसे अगर मुझे ज्योमेट्री नहीं अच्छा लग रहा या फिर अगर मुझे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा तो बट ऑब्वियसली बात है मैं उसमें करियर तो बना नहीं पाऊंगा, तो मेरे को जो अच्छा लगे मैं वो सब्जेक्ट चूज कर सकूँ। ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल तो देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसी पर काम ही कर रहा है। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप जाके देखेंगे तो उसमें कैसा है कि बच्चों को काफ़ी फ्रीडम दिया जा रहा है, अपना सिलेक्शंस के वाइड एस्पेक्ट दिया जा रहा है उनको, काफ़ी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी रहेंगे उसमें। तो गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट कर रही है एंड देन इट विल बी गेम चेंजर फॉर आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर ये जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि अगर हमको स्कूल खोलना है तो हम कैसे खोल सकते हैं, क्या करना होगा, कहाँ से शुरुआत होती है, क्या पहले प्राइमरी स्कूल खोलना चाहिए या डायरेक्ट 10th तक या फिर डायरेक्ट जूनियर कॉलेज, कैसे क्या? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए एक स्कूल जो है नॉर्मल एंटरप्राइज तो है नहीं, एक सोशल एंटरप्राइज है। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो मतलब सोच रहे हैं कि तुरंत आके इसमें हम एज ए बिजनेस माइंडसेट से आ रहे हैं तो ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इट इज ए
समवॉट बिजनेस ओनली। बट कैसा है कि स्कूल के लिए कैसा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आपको मतलब आपका पर्पस क्लीन होना चाहिए कि मैं किस उद्देश्य से आ रहा हूँ मैं। तो आप जैसे पैसा कमाने के हिसाब से आ रहे हैं तो वो आई विल नॉट सजेस्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको तुरंत इसमें पैसा नहीं है। अच्छा। और बात रही आपको स्कूल खोलना है तो उसके लिए देखिए काफ़ी गवर्नमेंट के वेबसाइट्स है, उस पर भी लिखा हुआ है। मैं आपको जो इन जनरल बताता हूँ कि आपको देखिए पहले तो काफ़ी स्ट्रिंजेंट रूल्स थे, मतलब काफ़ी डिफिकल्ट थे। अभी तो गवर्नमेंट ने कर दिया है 5000 मिनिमम। अगर आप जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया में हो तो आपके पास मिनिमम 5000 स्क्वायर फीट का लैंड है और उसके रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आपका फायर सिक्योरिटी है, एक 400 मिनिमम 400 स्क्वायर फीट का या 350 स्क्वायर फीट के रूम्स होने चाहिए जिसमें आपके 30-40 स्टूडेंट्स आ जाए, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना लैंड नहीं है, ऑब्वियसली देखो मेट्रोपॉलिटन में किसके पास इतना, तो आप गवर्नमेंट ये भी बोलता है कि आपके ट्रस्ट पे, क्योंकि कैसा स्कूल डायरेक्टली एज अ पर्सन आप नहीं चला सकते हो, आपके पास एक ट्रस्ट होना चाहिए। अच्छा। भले वो आप ट्रस्ट के उसके कमेटी मेंबर रहो, बट आप एज ए इंडिविजुअल ओन नहीं करता कोई। अच्छा। तो ट्रस्ट में आप ट्रस्ट खोलिए और फिर आपका ट्रस्ट ऑन बिहाफ ऑफ यू वो इट विल बी मैनेजिंग स्कूल। तो आपके पास अगर इतनी बड़े लैंड्स नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप एग्जिस्टिंग जो है उसको आप लीज पे ले सकते हो। हाँ, स्कूल को लीज पे। बट स्कूल का लीज ऐसा नहीं कि आप जैसे ये फ्लैट से आप अपना स्टूडियो 1 साल 2 साल के लिए रेंट पे, उसमें आपको रजिस्टर्ड लीज डीड चाहिए। जैसे अभी मिनिमम 33 इयर्स का लीज चाहिए। 33 इयर्स का, नहीं तो उसके नीचे आपका नहीं हो सकता है। अच्छा। मिनिमम, क्योंकि कैसा स्कूल आप आज आपका इधर चला नहीं तो आप उठा के तो लेके जा नहीं सकते ना कहीं, क्योंकि आपको उसमें भी खुद इन्वेस्टमेंट रहता है। आप लैब सेटअप कर रहे हो, बच्चे कैसे लोकल रहेंगे, आप तो क्या है, तो आपको मिनिमम एटलीस्ट लीज डीड कर सकते हैं। तो 33 इयर्स का लीज डीड करा लीजिए। और बाकी तो जो देखो बेसिक्स तो आप सब लोग स्कूल से पढ़े हो तो आपको पता ही कि क्या है, मतलब बेंचेस है, बोर्ड है। नहीं, ये तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबको पता ही है। हाँ, बट लेकिन जैसे बहुत सारे स्कूल्स अगर आप देखेंगे मुंबई में ऐसे भी हैं। अगर मैं प्राइमरी स्कूल की बात करूं, जो नर्सरी केजी वाले जो बच्चे जाते हैं, वो स्कूल खोलने के लिए भी मतलब इतना बड़ा नहीं, जो प्री स्कूल आपको खोलना है वो तो उसके लिए आपको देखिए आपके पास एक पहले हम लोग बोलते थे गुमस्ता लाइसेंस। अच्छा। जो बीएनसी का शॉप एक्ट लाइसेंस भी कहते हैं। हाँ, शॉप एक्ट लाइसेंस वो भी रहा आपके पास। और उसमें तो देखिए आपके पास एक कॉमर्शियल आपके पास फ्लैट रहे, या तो आप नॉर्मल रेसिडेंशियल फ्लैट अपार्टमेंट में भी खोल सकते हो, बट कॉमर्शियल जहाँ ज्यादा विजिबिलिटी रहे वहाँ आप खोल के आप चला सकते हैं। और उसके लिए आपको ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो आपका मिनिमम बजट में भी आपका, अब अगर आपको अगर एक्सपर्टीज नहीं है स्कूल का, तो बहुत सारे प्री स्कूल के फ्रेंचाइजी अवेलेबल है। हाँ, उनको भी डायरेक्टली कर सकते हैं। वो देखो प्री स्कूल का सेटअप मतलब आपको वो थोड़ा हेल्प आउट कर देते हैं। तो मतलब ऑन एन एवरेज कितना खर्चा हो जाता होगा आपके? अगर फिर भी मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद सेटअप करते हो खुद से, अगर आपको नॉलेज है, आप कहीं टीचिंग किए हो आपको, तो आप अगर प्री स्कूल खोलते हो तो आपको देखिए मिनिमम अगर लैंड कॉस्ट या जो भाड़ा ये सब छोड़ के 5 से 10 लाख में आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। 5 to 10 lakhs बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। नहीं, देखिए आप कैसे है कि उस पर भी डिपेंड करता है ना कि आप कितना बड़ा सेटअप करते हो। प्री स्कूल में आप मिनिमम देखिए 600-700 स्क्वायर फीट तो मैं एकदम मिनिमम बोल रहा हूँ। अच्छा। तो 600 में जैसे एटलीस्ट आप 1000 स्क्वायर फीट से लेके खोलेंगे तो क्या पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ बच्चों को प्ले एरिया चाहिए सब। और बाकी जो हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज है उसका तो थोड़ा कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। मैं देखो आपको एकदम राउंड फिगर नहीं बता सकता, बट उसके लिए कैसा आपको पेपर वर्क्स भी काफी रहेंगे, क्योंकि आप प्री स्कूल तो कैसा आपने चालू करके आपको इनकम आ रहा है उसमें आप लगाते गए। प्री स्कूल में कितने क्लास तक पढ़ा सकते हैं आप? देखिए प्ले ग्रुप जो होते हैं 2 से 3 साल के बच्चों को रहता है, और नर्सरी 3 to 4 ईयर्स, और जूनियर केजी 4 to 5 ईयर्स वाले बच्चों के लिए रहता है, और जो सीनियर केजी रहता है अपर किंडरगार्टन जिसको बोलते हैं वो 5 to 6 ईयर। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से आपका नॉर्मल स्कूल हो जाता है, फिर नॉर्मल स्कूल खोलना पड़ता है। बट आप फिर भी 4 साल के एज ग्रुप वाले बच्चों को आप अपने प्री स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और स्कूल के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए थे? देखिए स्कूल के लिए तो मैं जैसे बताया आपको कि अगर आपका खुद का लैंड नहीं तो आपको 33 ईयर्स का एटलीस्ट मिनिमम लीज डीड चाहिए। अच्छा। वो उसके अलावा आपके पास डिपार्टमेंट का एनओसी चाहिए। तो उसके लिए डिपार्टमेंट मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके लिए आपका जो लोकल एजुकेशन डिपार्टमेंट रहता है वो एनओसी देता है। बाद में मंत्रालय से आपको लेना पड़ता है। फिर जो यहाँ का मुंबई आप जैसे आप जो डिविजनल एजुकेशनल सेक्रेटरी रहते हैं वो वहाँ से लेना पड़ता है। तो ये कैसा है मतलब
एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वो आपको मैं मतलब अगर मान लो ठीक है आप अच्छे से नहीं मतलब आप उतना डिटेल में नहीं बता पा रहे तो ऐसे भी कुछ पॉसिबिलिटी होती है कि इसमें भी कुछ एजेंट वगैरह होते हैं कि आप किसी से कांटेक्ट करो तो सारे काम आपके करवा देंगे? एजेंट देखिए इसमें आपको बहुत सतर्क रह के काम करना है, क्योंकि जो एजेंट रहते हैं वो बोलते हैं बट वो कैसा है कि आपका जो प्रॉमिस करते हैं उतना वो डिलीवर नहीं करते हैं। तो ये देखिए ये प्रोसेस में आप जितना अपने ऊपर निर्भीत होके करेंगे वो ज्यादा बेहतर रहेगा। भले आपका टाइम कंज्यूमिंग रहेगा बट यू विल गेट ए बेटर रिजल्ट इन दैट। सो अगर मान लीजिए किसी को पूरा A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन जाननी है कि भाई कैसे मैं स्कूल खोल सकता हूँ, मुझे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि सबसे पहले तो आपका जो लोकल एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा वहाँ से आपको NOC चाहिए होगा। कोई ऐसी अगर आपकी खुद की जगह नहीं है, अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो आपको 33 इयर्स का लीज डीड करवाना होगा, बराबर, जो कि शायद ही कोई करके दे आपको इतना बड़ा। एग्जैक्टली तो उसीलिए सबसे देखिए वो एक ऑप्शन है, बट उसीलिए फिर आप बेटर है कि आप अपना खुद का ही जगह लीजिए। ये हो गया। उसके बाद में आपने कहा कि और भी मंत्रालय से भी आपको NOC लेना होता है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरा प्रोसेस कहाँ पे पता चलता है? ये कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है या कोई ऐसा डेटा जहाँ से चेक किया जा सके कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट? देखिए गवर्नमेंट के वेबसाइट पे दिए हैं बट आपको पूरा फ्लो चार्ट में नहीं देंगे कि भैया ये प्रोसेस के बाद आपको ये करना है। अच्छा, ये तो जब आप सिस्टम में आओगे फाइल डालोगे तभी आपको थोड़ा ठोकर खा के ही पता चलेगा। ये कोई आपको बताएगा नहीं, मतलब कोई वैसा वेबसाइट आपको सेंट्रलाइज वेबसाइट नहीं है कि जहाँ की आपको पूरा स्टार्ट टू एंड, उसमें भी काफ़ी अनवांटेड भी मतलब आपको पेपर वर्क्स, आपको अनएक्सपेक्टेड पेपर वर्क्स भी आएंगे। अच्छा, तो बट ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इमीडिएट आप सोच रहे हो तो आपको इमीडिएट आप नहीं वैसा कर सकते हो। सो आपका सजेशन क्या होगा? मान लीजिए अगर कोई नया स्कूल खोलना चाहता है तो उसे सबसे पहले प्री स्कूल खोलना चाहिए ताकि थोड़ा सा आइडिया आ जाए मार्केट का और चीज़ों का, और साथ ही साथ में उससे ये प्रोसेस भी शुरू कर सकता है कि स्कूल के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उनको अवेल करवाना। देखिए जो प्री स्कूल, मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि देखो प्री स्कूल में पहली बात तो आप एक देखा जाए तो आप लिटमस टेस्टिंग भी कर लोगे। आप जिस मार्केट में जा रहे हो तो वहाँ एक आपका लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि क्या डिमांड है, कैसा है, राइट। बट आप देखिए अगर आपका टारगेट है पूरा स्कूल तक जाने का, तो आप कैसा है कि छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट से तो आपका नहीं होगा, तो आप फिर भी एक लमसम आप बताना चाहो कितने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लग जाता है? देखिए वो अब डिपेंडेंट है, आप स्लम एरिया में खोल रहे हो तो आपका मिनिमम देखिए जगह पकड़ के 4 to 5 years में आपका 4 से 5 करोड़ रुपए जगह की बात पकड़ के, मतलब उसको इंक्लूड करके, राइट। उसमें कैसे अदर कॉस्ट भी है। सबसे बड़ी बात तो आपको 2-3 साल का तो सैलरी एक बफर में आपके पास रखना पड़ेगा। उसी में देखिए मिनिमम आपको 10 लाख का FD भी चाहिए। अच्छा, वैसा स्कूल खोलने के लिए 10 लाख का FD भी कराना पड़ता है? हाँ, तो आपके ट्रस्ट के नाम पे रहना चाहिए। अच्छा, ओके, ताकि वो उससे कैसा है कि पता चलेगा कि भाई आपके पास फाइनेंशियल बैकअप है। अच्छा। क्योंकि देखिए ये बाकी बिजनेस जैसा नहीं है कि आप कमाओ और डालते रहो, पहले यहाँ आपको डालना है फिर आपको इनकम चालू होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया पॉडकास्ट अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में इसी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके।